Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the 11th, basically the CCA rule starting from rule number 11. Because in the previous videos, we have covered up to 10th, right? And suspension being a big part, we covered in two parts, right? So you can refer to those previous videos. जहाँ पर हमने इनको cover किया है, right? Now we are starting it from the 11th penalties. देखिए, चलिए जब शुरू करते हैं इसमें, बोलते द फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड और सफिशिएंट रीजन एज हियर आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट नेमली। ठीक है, ये की जा सकती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पेनल्टीज, आप नंबर याद कर लीजिए कि जो माइनर पेनल्टीज है वो 4 है और जो मेजर पेनल्टी है वो 5 नंबर की होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये जो माइनर पेनल्टीज है याद होनी चाहिए। सेंश्योर, विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, रिकवरी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज और विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे याद करेंगे इसको। एक तो सेंश्योर, और सेंश्योर के बाद में बता दूं कि कभी भी अगर अगर प्रोसीडिंग चलती है यहाँ पर और कभी भी किसी को पेनलाइज करना है तो कम से कम सेंश्योर देनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन अंदर आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, आप प्रमोशन को विदहोल्ड करते हैं ना, वो भी आपकी एक माइनर पेनल्टी है। फिर इसके अलावा आपकी रिकवरी होती है आपकी पे से, और होल पार्ट या फिर थोड़ा पार्ट में भी, कोई में भी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो माइनर पेनल्टी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, लेकिन इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो आपके आगे फ्यूचर पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पेंशन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो दैट दैट बिकम्स अ माइनर पेनल्टी। और या फिर आपकी विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, तो आप एकदम से कहें तो सबसे पहले तो हो गया सेंश्योर, फिर हो गया आपका विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, फिर हो गया आपका विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, फिर हो गया आपका रिकवरी। रिकवरी में आपका जो भी नेग्लिजेंस की वजह से पिक्यूनियरी लॉस कॉज्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स, ये वाला है। ठीक है, देन वी हैव रिडक्शन, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज और फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और एक एक स्टेज पे रिड्यूस कर रहे हैं आपको। ठीक है, एंड दैट शुड नॉट बी क्यूमुलेटिव, मतलब आपकी वो जो है किसी तरीके से भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं करनी चाहिए फ्यूचर में आपको, और ना ही आपकी पेंशन, लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी माइनर पेनल्टी होगी। 4 पेनल्टी है, 3A है ये बेसिकली, 3A। ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 4 है पेनल्टीज टोटल। मेजर पेनल्टीज 5 पेनल्टीज हैं, इसी में से कर सकते हो। जैसे ये था ना, रिडक्शन ऑफ अ लोअर स्टेज टू अ टाइम स्केल ऑफ पे, एक तो यहीं से निकल के आ जाएगी यू की यू, दैट इज रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड। जहां पर हमारे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ना, इसमें बस आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मेजर पेनल्टी। अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया तो मेजर पेनल्टी हो गई। ठीक है, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during that period। ठीक है, या फिर और such reduction or whether government expires such period, जो reduction जो है will or will not have the effect of postponing the future increment, फ्यूचर में भी उसका इंक्रीमेंट कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो वो जो है आपकी मेजर पेनल्टी हो जाएगी। दूसरी वाले में यहाँ पर जो रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे था ना, यहाँ पर पे में एक और चीज ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए कोई भी ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड, पोस्ट या सर्विस। ठीक है, अगर कुछ भी यहाँ पर रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट या सर्विस अगर कुछ भी होती है फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर shall be a bar to the promotion the government servant during such specified period to the time scale of pay with direction to whether or not promotion पे आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब कुछ क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है कि whether जो पीरियड ऑफ रिडक्शन जो होगा आपका टाइम स्केल में, that shall operate to postpone future increment, या फिर यू उसके अंदर स्पेसिफाई होगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हाई टाइम स्केल ऑफ पे और नोट। तो अगर ये सब कुछ मेंशन होता है, जहाँ पर टाइम पीरियड जो है 3 साल से ऊपर भी हो सकता है, 3 साल से कम भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपको इफेक्ट भी कर सकती है। जहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगी वो आपका माइनर पेनल्टी है, जहाँ इफेक्ट करेगी वो आपका मेजर पेनल्टी है। 2 पेनल्टी ये हो गई आपकी। थर्ड पेनल्टी आपकी कंपलसरी रिटायरमेंट, फोर्थ है आपकी रिमूवल, और फिफ्थ है आपका डिसमिसल। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है कि जब भी आपको रिमूवल दी जाती है तो आप फ्यूचर इंप्लॉयमेंट के लिए बार नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप जो है कहीं और जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर डिसमिसल होता है तो वहां पर आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से हमारी ये टोटल जो है 9 पेनल्टीज जो है होती है हमारी। ठीक है, बात करते हैं प्रोवाइड फर्दर दैट इन एवरी केस विद द चार्जेस ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स और डिस्प्रोपोर्शनेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी चार्जेस ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्स ऑफ इनकम लगती है, जहां पर भी, या फिर कोई भी ग्रेटिफिकेशन की बात आती है, जहां पर आपने करप्शन का बेसिकली अगर आपने लिया है, कोई भी अदर लीगल रेम्यूनरेशन एज अ मोटिव ऑफ रिगार्ड ऑफ डूइंग और फॉर बियरिंग टू डू एन ऑफिशियल एक्ट इज एस्टैब्लिश। जहां पर भी ये हो जाता है कि आपने कोई भी, आपके पास जो एसेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट टू योर
टू योर नोन सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर कहीं का कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पर फ्रॉम एनी पर्सन आपने कुछ ग्रेटिफिकेशन, कुछ पैसा वगैरह आपने कुछ लिया है, ठीक है, कोई अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, ठीक है, आपका जो मोटिव है वो इस तरीके से अगर ये चीज़ हो जाती है कि आपने जो पैसा लिया है गलत मोटिव से लिया है, तो अगर ये एस्टेब्लिश होती है तो उस केस में सिर्फ 2 ही पेनल्टी लगती है, या तो रिमूवल और या फिर डिसमिस, ठीक है, रिमूवल या फिर डिसमिस, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आपको लेकिन उसके लिए क्या है, जो भी कंपनी अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये हम पेनल्टी जो है एनी अदर पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज यही पेनल्टी लगेंगी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन दैट दिस विल नॉट अमाउंट टू एनी पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आए हैं इसमें रिलेटेड टू दिस, ठीक है, कि ये वाली चीजें जो है पेनल्टी नहीं होगी। कौन कौन सी पेनल्टी नहीं होगी? अगर आपकी इंक्रीमेंट रुकता है, आपकी विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट आपका माइनर पेनल्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट तो है बट ड्यू टू नॉन फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगर आप पास नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपकी इंक्रीमेंट रुक जाती है, तो इस केस में आपकी वो पेनल्टी के अंडर नहीं आएगा। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, सेकंड बोलता है स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टॉप कर दिया एट द एफिशिएंसी बार कि भाई आप जो है यहाँ से एफिशिएंट नहीं है या कुछ भी एफिशिएंट, मान लीजिए उन्होंने लगा रखा कि भाई इस पोस्ट पर जाने के लिए आपको, अगर मान लीजिए आप यहाँ पोस्ट पर आ रहे हैं, इस पोस्ट पर जाने के लिए आपके पास इतनी ये एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वहां पर रोक दिया जाता है इन अ टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफिटनेस टू कवर द बार, क्योंकि आप वो अनफिट है, वो क्रॉस बार नहीं कर पाए, वो एफिशिएंसी वाला एक तरीके से, ठीक है, तो इस केस में भी आपकी कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपको इस एफिशिएंसी की वजह से रोका जाता है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट हो गया, अब प्रमोशन भी हमारा आएगा, वहां पर विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन था, यहाँ पर नॉन प्रमोशन है। नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ सब्सटेंटिव और ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक, आफ्टर केस फॉर प्रमोशन टू विच आप एलिजिबल हैं किसी पोस्ट के लिए, लेकिन तब भी आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर कंसिडरेशन योर केस, ठीक है, कंसिडर किया गया और आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, तो नॉन प्रमोशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में आपका केस कंसिडर करने के बाद, ठीक है, तो वो क्या है, वो पेनल्टी नहीं है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ है आपका रिवर्जन, रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जहां पर भी जिस भी आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में आप कहीं पर बैठे थे, ठीक है, और ग्रेड तो वहां से आपको रिवर्ट कर दिया लोअर सर्विस पे, ठीक है, लोअर ग्रेड पे या लोअर पोस्ट पे, जहाँ पर आपके लिए अनसूटेबल दैट यू आर, मतलब आपका केस कंसीडर किया गया एंड यू आर कंसीडर अनसूटेबल फॉर सच हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट, और इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, अनकनेक्टेड विद योर कंडक्ट, मतलब इट शुड बी अनकनेक्टेड विद योर कंडक्ट, मतलब आपका कंडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडक्ट तो एकदम फेयर है आपका, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड की वजह से आपको जो है अगर मान लीजिए रिवर्जन कर दिया जाता है तो इस केस में भी आपको ये क्या है, ये पेनल्टी नहीं है। आगे चलते हैं, आपका रिवर्जन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, अगर मान लीजिए आप प्रोबेशन पर है और वहां से रिवर्जन कर दिया क्योंकि आपकी गाइडलाइंस में ऐसा लिख रखा था, ठीक है, टू इज परमानेंट सर्विस एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड, आपके टर्म्स में पहले लिख रखा था कि भाई अगर आप प्रमोशन में जो है प्रोबेशन में रहते हैं तो अगर कुछ भी एग्जाम लगा लीजिए या फिर कुछ भी लगा लीजिए, हमारे पास ऑप्शन है कि हम आपको रिवर्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवर्ट कर दिया तो वो भी रिवर्जन में आपका आप ये एक मतलब कोई पेनल्टी नहीं है। तो आगे आता है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द सर्विस, आपकी जगह पर कोई जो है कोई दूसरा बंदा जो है ले लिया गया, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई बंदा जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमने पहले लिया था उसकी जगह मैंने कोई दूसरा बंदा मांग लिया, तो वो कोई ये इट इज़ नॉट अ पेनल्टी, ठीक है, एट द डिस्पोजल ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट और द अथॉरिटी फ्रॉम व्हिच द हैड बीन बोरोड, ठीक है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जब वर्ड आता है ना तो एकदम से लगता है कि यार ये तो कंपल्सरी रिटायरमेंट तो मेजर पेनल्टी होगी, कंपल्सरी रिटायरमेंट तो मेजर पेनल्टी है, नंबर 7 पर ही है, तो लेकिन ये क्या कह रहा है, कंपल्सरी रिटायरमेंट वो डिसिप्लिनरी केसेस की वजह से थी, और यहाँ पर क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ये सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट की वजह से यहाँ पर कंपल्सरी रिटायरमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक पेनल्टी नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस को टर्मिनेट ही कर दिया, और एक बात और बता दूं आपको, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या टर्मिनेशन जो है क्या मेजर पेनल्टी है, तो टर्मिनेशन मेजर पेनल्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही लिखा है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज क्या है आपका, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पेनल्टी, ठीक है। तो टर्मिनेशन किस केस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मान लीजिए वो प्रोबेशन पर है और उनकी टर्म्स और कंडीशन में ऐसा लिख रखा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कोई जो पर्सन है वो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने टेम्प्रेरी सर्विस में लिख रखा है कि बेटा ये पीरियड खत्म होने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर कोई किसी एग्रीमेंट के अंडर अगर कोई पर्सन को हायर किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसके लिख रखा है कि भाई हम इस टाइम के बाद जो आपको टर्मिनेट कर देंगे, तो उसकी टर्मिनेशन इज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंप्लेंट कमिटी, जब जब सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अगर मान लीजिए जो पेनल्टी देते हैं ना, उसमें एक इसमें एक रूल है कि जहाँ पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट में कि वो जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको लीगल हेयर्स को भी कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से पेनलाइज कर सकते हैं, और वो पेनल्टी वो उनकी पेंशन से भी ली जाएगी, मतलब वो इस तरीके का है, ठीक है। तो एनी कॉम्पनसेशन अवार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंप्लेंट कमिटी रेफर टू दिस एस्टैब्लिश इन द डिपार्टमेंट फॉर इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विद द मीनिंग दिस। तो ये क्या है, ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार ये तो पेनल्टी होगी। नो, दिस इज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है। ये क्लियर होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जीआईडीज हैं जो दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस। देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे बस, बाकी ठीक है। डिपार्टमेंटल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड इन अर्लियर एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए आपने कुछ अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में कुछ मिसकंडक्ट किया तो उस केस में क्या होगा, अगर कुछ ऐसे नेचर का है जो बिल्कुल ही एकदम ग्रेव नेचर का है, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा इस सर्विस से भी। एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉइज हु आर लेटर फाउंड अनएलिजिबल अनक्वालिफाइड फॉर देयर इनिशियल रिक्वायरमेंट, खत्म। जहाँ पर इनिशियल रिक्वायरमेंट में ही आपने कुछ डॉक्यूमेंट चेंज वगैरह कर दिए, तो बाद में क्या आपकी अपॉइंटमेंट नील होगी ना वहाँ पे, तो भी गलत। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी टू बी मेंटेन इन, आपको इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी मेंटेन करनी है अपनी ऑफिशियल डीलिंग्स में। डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय ऑफिशिएटिंग इन हायर पोस्ट ऑन एडॉक बेसिस। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है अगेंस्ट एन एम्प्लॉय जो कि ऑफिशिएट कर रहा है इन एन हायर पोस्ट ऑन एडॉक बेसिस, तो उस केस में क्या होगा, ही शैल बी रिवर्टेड, क्या होगा इस केस में, देखिए वेयर एन अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट जो ऐसे पर्सन की अगर शॉर्ट टर्म वैकेंसी पर है, लीव वैकेंसी है फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर है, तो ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से है या फिर अदर देन शॉर्ट टर्म वैकेंसी है यहाँ पर, तो उनको जो है अपॉइंटमेंट जो मोर देन 1 ईयर की है, तो ही नीड नॉट बी रिवर्टेड टू दैट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसिप्लिन जस्ट इनिशिएटेड, ठीक है। अभी आउटकम बताएगा तो एक बात होगी ना, अभी पहले कुछ भी नहीं। एक्शन टू बी टेकन फॉर लेट कमिंग व्हेन नो कैजुअल लीव एट क्रेडिट, तो उस केस में क्या करेंगे हम उसको, अगर मान लीजिए उनके पास सीएल भी नहीं है, तो उस केस में क्या एक्शन लेंगे, उस केस में उसको यही बोलेंगे कि भैया तो आप छुट्टी दे दो, वरना जो है हम आपको अनऑथराइज एब्सेंस कर देंगे। जैसे अनऑथराइज एब्सेंस करेंगे तो वो अपने आप जो है ईएल वगैरह या कुछ भी दे ही देंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंश्योर और वार्निंग, सेंश्योर और वार्निंग का ये है कि वार्निंग जो होती है ना वो सिंपल एक राइटिंग में लिख के देती है। अगर आपने उसको इवन अगर आप उसको सर्विस बुक में भी चढ़ा देते हो तब भी वो एक जो है वार्निंग तो वार्निंग ही रहती है, वो पेनल्टी कंसिडर नहीं होती। बट सेंश्योर जो है वो एक पेनल्टी कंसिडर होती है, और कम से कम जो है एटलीस्ट सेंश्योर आपको अवॉइड करनी है जब भी कोई ऑफिशियली अगर आपको कोई पेनलाइज करना है तो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट हैव हेल्ड दैट वार्निंग शुड नॉट बी इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कम से कम आपको अगर कोई भी ब्लेम, इफ सम ब्लेम अटैचेस टू द ऑफिसर देन द पेनल्टी ऑफ सेंश्योर बी एटलीस्ट बी इम्पोज, कम से कम आपको पेनल्टी देनी है। वार्निंग शुड नॉट बी इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, देयर इज हाउएवर नो बार टू इशूइंग अ वार्निंग ओरली और राइटिंग रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, आप दे सकते हो बट वो पेनल्टी कंसीडर नहीं होगी आपकी, ठीक है। प्रमोशन टू हायर ग्रेड पोस्ट, क्लैरिफिकेशन इफेक्टिव वार्निंग, ठीक है। वार्निंग का इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बार फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, ये आपको पता ही है कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर पेनल्टी का पार्ट बनता है ये आपका, ठीक है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, या फिर इन रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड सर्विस और पोस्ट नॉट हेल्प बिफोर नॉट परमिसिबल। हाँ, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, ठीक है। वो जो आपको बता दें कि भाई ही विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट द स्टेज ऑफ द एंटायर पीरियड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। वो तो आपको बता देंगे उसके अंदर ही, जैसे ही आपका डिसिप्लिन एक्शन होगा, ठीक है। बात आती है ये वाला इंपॉर्टेंट, क्या आप किसी को इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड पे पोस्ट नॉट हेल्ड बिफोर नॉट परमिसिबल, मतलब आपने वो वाली पोस्ट होल्ड ही नहीं की। जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्ट असिस्टेंट जो है आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल के आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाया, वो आपको यूडीसी करेंगे, नहीं आप यूडीसी बन जाइए, नहीं कर सकते रिडक्शन। रिडक्शन पोस्ट करनी है तो जो पोस्ट उन्होंने आपने होल्ड ही नहीं की वो पोस्ट पे आपको रिड्यूस नहीं कर सकते। माइनर पेनल्टी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट ऑफिशियल ड्यू फॉर रिटायरमेंट टू फाइनलाइज बिफोर रिटायरमेंट, जो भी माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग है वो आपको रिटायरमेंट से पहले पहले फाइनलाइज कर लेनी है, ठीक है। एंटायर लॉस शुड बी रिकवर्ड बाय फ्रॉम द डेलिंग, नो लिमिट टू क्वांटम ऑफ पीरियड ऑफ रिकवरी। एंड जब भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की नेगलेंस की वजह से, इस तरीके से ब्रीच ऑफ ऑर्डर की वजह से अगर कोई पैसा, जैसे हमारे माइनर पेनल्टी में आता है ना हमारा ब्रीच ऑफ ऑर्डर और नेग्लिजेंस की वजह से जो पैसा अगर हुआ, तो रिकवरी पूरी करनी है। रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज पनिशमेंट फॉर द पेक्यूनियरी लॉस by negligence or breach of order should not exceed 1/30 of his basic pay excluding dearness, ठीक है, and should not be spread over a period of more than 3 years, okay। अब ये क्या कह रहे हैं, एंटायर लॉस शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेलिंक्वेंट ऑफिशियल, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि रिकवरी जो है फ्रॉम द पे द गवर्नमेंट एज अ पनिशमेंट फॉर एनी पेक्यूनियरी लॉस
caused by him to the government by negligence or breach of order should not exceed 1/3 of his basic pay। एक उनकी जो बेसिक पे है उसकी 1/3 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए पहली बार। ये उसके अंदर एक्सक्लूड होगा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, और शुड नॉट बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ हिज बेसिक पे, 1/3 ऑफ बेसिक पे इंपॉर्टेंट है, प्लस में 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है ओके, ओके, यहाँ पे एक बात कहता है यहाँ पर कि टू रिकवर द एंटायर लॉस फ्रॉम द ऑफिशियल बट द रिकवरी मे बी स्प्रेड ओवर टिल एंटायर लॉस इज रिकवर्ड। मतलब जब तक कर देना आपको, जब तक कि वो सब कुछ जो है रिकवर नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहता है लॉस से अगर बात की डीजीपी बात की तो यहाँ पे रिकवरी जो है पूरी करनी है, ठीक है। रिकवरी पूरी करनी है 3 साल तक और 1/3 ऑफ इस बेसिक पे। राइज होता है कि अगर मान लीजिए 3 साल में और 1/3 ऑफ बेसिक पे में कवर नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? By negligence minimum should not exceed 1/3 of his basic pay and should not be spread over this। और नो limits have been statute rules are in, ठीक है। मैटर को एग्जामिन किया, ये लास्ट में कहता है देयरफॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ओएम इज टू रिकवर द एंटायर लॉस, बोल रहा है, फ्रॉम द डेलिगेट ऑफिशियल, बट द रिकवरी मे बी स्प्रेड ओवर ओवर टिल द एंटायर लॉस इज रिकवर। एंटायर लॉस बोल रहा है इसमें भी, तो एंटायर लॉस आपको रिकवर करना है, एंटायर लॉस इज रिकवर, ठीक है। एक्शन ऑन रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन, कोई बंदा अगर मान लीजिए कहता है भाई मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स कर सकते हैं आप। रीजंस एड्यूस्ड बाय एन ऑफिसर फॉर रिफ्यूजल ऑन प्रमोशन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ही शुड बी एनफोर्स द प्रमोशन, ठीक है। डिसिप्लिन एक्शन कैन बी टेकन, अगर आप मना करते हो तो, ठीक है। प्रमोशन के लिए मना करते हो तब भी आपके लिए आपको वो कर देंगे, ठीक है। एंट्री ऑफ पनिशमेंट इन कॉन्फिडेंशियल रोल्स, एंट्री ऑफ पनिशमेंट इट्स that as a result of discipline कुछ भी होती है तो सेंशोर रिडक्शन या 12 और पोस्ट एटसेट्रा शुड बी इनवेरिएबली केप्ट इन कॉन्फिडेंशियल रोल, ठीक है। रखनी आपको। रजिस्टरिंग नेम इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन हायर पोस्ट नॉट परमिटेड पेनल्टीज इन फोर्स, रजिस्टरिंग नेम विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर हायर पोस्ट नॉट परमिटेड व्हेन पेनल्टीज इन फोर्स, शुड नॉट बी अलाउड टू रजिस्टर नेम विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपके ऊपर पेनल्टी चल रही है तो आप नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर हायर पोस्ट में अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ पे ऑन पोजिशन ऑफ पेनल्टीज तो आपको पता ही है, ये आपको विद होल्डिंग ऑफ पे और ये सब कुछ आप कर ही सकते हैं, आपको पता है, दैट्स हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए नाउ वी मूव टू रूल नंबर 12, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आ गया कि डिसिप्लिन अथॉरिटी है। ये कहते हैं द प्रेसिडेंट मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं दे हैज ही हैज गॉट द पावर टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 11, जो भी कुछ दे रखा है। तो कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, अगर इफ यू गो टू द डेफिनेशंस गिवन देयर एट द फर्स्ट रूल, फर्स्ट नहीं सेकंड रूल में इंटरप्रिटेशन में देखा है दैट डिसिप्लिनरी मींस द अथॉरिटी कंप्लीट अंडर दीस रूल्स टू इम्पोज ऑन गवर्नमेंट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 में जितनी पेनल्टीज है वो डिसिप्लिनरी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 11 ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, दे सकते हैं। Without prejudice to the provision of sub rule 1 but subject to the provision of sub rule 4, any of the penalties present in rule में may be imposed on किसके ऊपर? A member of a civil service other than the general central service by the appointing authority or the special schedule on this behalf or by any other authority empowered on this behalf by general special order of the president, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि जो ऊपर वाला है प्रेसिडेंट तो दे ही सकते हैं, वो तो सर्वे सर्वा होगा एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कहता है कोई भी एक मेंबर है,
इसका सेंट्रल सिविल सर्विस का, मतलब जैसे अभी जो क्लास 1 जिन्होंने हमने पोस्ट में बात करी, और इसके अलावा सेंट्रल, एक तो सेंट्रल सिविल सर्विस हो गई कि जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, यूपीएससी के थ्रू जो क्लास 1 होते हैं, इसके अंदर आपका शेड्यूल 1 के अंदर पूरी पोस्ट दे रखी है वो सारी की सारी, ठीक है। और इसके अलावा होता है सेंट्रल सेंट्रल तो द पोस्ट सर्विस करके कुछ होता है ना। पहला होता है सेंट्रल सिविल सर्विस एंड द सेकंड वन इज, नहीं कर रहा है इसका, चेक, एक होता है सेंट्रल सिविल सर्विस, एक होता है सेंट्रल सिविल पोस्ट। सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे डिफेंस वगैरह में जो सेंट्रल सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं ना, सिविलियंस जो है कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर, वो हो गया। तीसरा होता है जो इन दोनों के बीच में ना आएगा वो जनरल सर्विस हो गया, तो बोलते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस। तो कोई भी मेंबर ऑफ अ सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन द जनरल सेंट्रल सर्विस by the appointing authority or the authority specified in the schedule in this behalf or the authority empowered in this behalf, और किसी भी जनरल स्पेशल ऑर्डर के प्रेसिडेंट की तरफ से थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन अथॉरिटी बन सकती है, ठीक है, ठीक है, कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकती है। अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस, कोई भी एक पर्सन जो अपॉइंट हुआ है किसी भी सिविल सर्विस पोस्ट पे, जिसमें डिफेंस वाले बात करते हैं, इंक्लूड इन द जनरल, और इसके साथ साथ में जनरल सेंट्रल सर्विस भी, बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय जनरल प्रेसिडेंट, और वेयर नो सच अथॉरिटी हैज बीन मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, इस तरीके से नहीं है, तो वहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ए और बी है, यहाँ पर क्या कहता है, अ मेंबर ऑफ अ, यहाँ पर मेंबर बोल रहा है ऑफ अ सेंट्रल सिविल सर्विस, और यहाँ पर अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस पोस्ट, ठीक है, जो भी कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अदर देन जनरल सिविल सर्विस, अदर देन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड किया गया है ना यहाँ पर, ठीक है, बाय द अपॉइंटिंग ऑफ दिस अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बाय जनरल और बाय स्पेशल ऑर्डर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैच कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है ना। वेयर नो सच ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना, वो भी कर सकती है, ठीक है, सेम ही है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका थर्ड बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 4, और भी अभी आगे पढ़ेंगे। द पावर टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल मे बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ अ मेंबर जो भी सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी और ग्रुप डी कौन कौन कर सकता है। इफ इज सर्विंग इन अ मिनिस्ट्री तो सेक्रेटरी कर सकते हैं, इफ इज सर्विंग इन ऑफिस इन एनी ऑफिस तो हेड ऑफ दैट ऑफिस, एक्सेप्ट where the head of office is lower in rank than the authority competent to impose any penalty under this, ठीक है। अदरवाइज जो है हेड ऑफ ऑफिस नहीं कर सकते अगर वो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो, या फिर वो अथॉरिटी नहीं है जो उनके ऊपर पेनल्टी चला सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसिप्लिनरी जो है वो चला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बोलता है, सी और डी के केस में क्या बोलता है आपका, ऊपर वाला क्या है आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, अ मेंबर ऑफ अ सेंट्रल सिविल सर्विस। सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कोई भी मेंबर है तो उनके लिए या तो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर प्रेसिडेंट साहब ने जैसे भी बोल रखा हो किसी को स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, वैसा हो गया। दूसरा बोलता है कोई भी सेंट्रल सिविल पोस्ट पर है तो यही कोई स्पेशल ऑर्डर प्रेसिडेंट खुद या प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डर दे रखा हो या फिर कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो। यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस में ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो इफ इज सर्विंग इन मिनिस्ट्री अगर मैं काम करे तो सेक्रेटरी साहब सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर इफ इज सर्विंग इन एनी ऑफिस किसी भी ऑफिस में काम करे तो हेड ऑफ दैट ऑफिस, एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस हेड ऑफ ऑफिस इज लोअर इन रैंक देन द अथॉरिटी कंपेरेंट टू इम्पोज द पेनल्टी अंडर, ठीक है। तो इफ ही इज सर्विंग इन एनी ऑफिस, अगर वो किसी ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हेड ऑफ दैट ऑफिस एक्सेप्ट वेयर द हेड ऑफ ऑफिस इज लोअर इन रैंक, अगर अथॉरिटी कंपेरेंट टू इम्पोज द पेनल्टी जो भी जिस भी उनको पावर है, अगर वो हेड ऑफ ऑफिस जो है थोड़ा छोटे रैंक के हैं, वैसे यूजुअली तो अंडर सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, लेकिन अगर उनको पावर नहीं है कि वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकें, फिर वो उस पर नहीं करेंगे, ठीक है। नोट विद एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, इसके अलावा जो है एक्सेप्ट वेयर द पेनल्टी क्लासिफाइड इन रूल इन क्लॉज 5 एंड 6 ऑफ द रूल नंबर 11, 5 और 6 में कौन सी आती है आपकी, मेजर पेनल्टी आती है, ठीक है। ऑफ रूल इज इम्पोज बाय सीएजी, अगर सीएजी लगाता है उनको मेजर पेनल्टी ऑफ दी किसके ऊपर, इंडियन ऑडिटर अकाउंट से, नो पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लॉज दिस 5th to 9th of that rule shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब जो है कम, यहाँ पर जो सीएजी है ना, सीएजी के पास पावर है वो 5th और 6th वाली जो है जिसमें कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल, ये नहीं कर सकते वो। इसके अलावा जो ऊपर थे जिसमें स्पेसिफिक टाइम के लिए उनको वो कर सकते हैं, मतलब उनका फ्यूचर में भी उनको उसको इम्प्लीकेशन हो, स्पेसिफिक टाइम के लिए पोस्ट के लिए डिक्लाइन और नीचे सर्विस पर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो है 5th और 6th वाला जो पार्ट है वो सीएजी कर सकते हैं,
on a member of an Indian audit or account service, and no penalty specified in the 5 to 6 जो है shall be imposed by an authority subordinate to appointing authority. तो जो मेजर पेनल्टी लगेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके थ्रू लगेगी, वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू ही लगेगी. फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसे मेंबर ऑफ अ सर्विस अदर देन जनरल सर्विस वाला हु हैज बीन सब्सटेंटिवली अपॉइंटेड टू अ सिविल पोस्ट, ठीक है, in the general central service, तो क्या है, he shall not be imposed any penalties unless it has consulted such authority. ठीक है, मेजर पेनल्टी के लिए जब तक उनसे कंसल्ट नहीं होगा, जब तक नहीं होगा. ठीक है, is temporarily appointed to any of the service or post, the authority competent to impose shall not impose any, it is concerned not being an authority subordinate to it, and would have been competent to impose on the government servant any of the said penalties that had he not been appointed to serve. यहाँ पर जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है हु इज अ मेंबर ऑफ अ सर्विस, ठीक है, अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस का मेंबर है, और हु हैज बीन सब्सटेंटिवली अपॉइंटेड टू अ सिविल पोस्ट इन द जनरल, वो मेंबर नहीं है इसका जनरल सेंट्रल सर्विस का, लेकिन उनको अपॉइंट कर दिया गया है सिविल पोस्ट में, वहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस में, इज टेम्परली अपॉइंटेड टू एनी अदर सर्विस, ठीक है, और पोस्ट द अथॉरिटी कंपेटेंट टू इम्पोज ऑन सच गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज इन दिस शैल नॉट इम्पोज एनी सच पेनल्टी अनलेस इट हैज कंसल्टेड सच अथॉरिटी. जब तक उनसे बात नहीं कर लेंगे जब तक नहीं करेंगे. ठीक है, नॉट बीइंग एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट, उनसे जो छोटी नहीं होनी चाहिए, or as would have been competent under Rule 2 to impose on the government servant any of the said penalties had he not been appointed to उनको बेसिकली उनको कंसल्ट करना है. ठीक है, इसके अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबेशनर है जो भी अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन लवासना में, तो डायरेक्टर जो है वहाँ के लवासना के जो डायरेक्टर हैं, ही हैज शैल बी द अथॉरिटी कंपेटेंट टू इम्पोज ऑन सच प्रोबेशनर, वो है रूल नंबर 1 से 3. 1 से 3 में अगर हम बात करें तो 1 से 3 कौन सा होता है आपका, फोर्थ, मतलब विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन नहीं कर सकते, बस इंक्रीमेंट रोक लेंगे उनका. रूल नंबर 11 में जो 1 to 3 आ रहा है वो यही आ रहा है ना, इंक्रीमेंट रोक लेंगे, सेंश्योर सॉरी प्रमोशन रोक लेंगे, इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएंगे. ओके ओके, एंड दैट्स के वो चाहें तो उनका मतलब प्रमोशन रोक सकते हैं, सेंश्योर तो है ही है, रिकवरी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते, इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते हैं. ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते हैं, बाकी प्रमोशन भी रोक सकते हैं, और ऊपर की जो पेनल्टीज है वो भी लग जाएगी, विद होल्डिंग ऑफ पे भी हो जाएगा, विद होल्डिंग ऑफ पे नहीं होगा, बस पे नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते, क्योंकि इंक्रीमेंट इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि शायद वो एक पता नहीं टर्म बोलते हैं, NFSU बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जिसमें मतलब जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनकी जो पेमेंट है वो हमेशा इक्वल रहती है, मतलब कि जो भी उनके जो पीर्स हैं उनकी इक्वल रहती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी और को प्रमोशन मिल गई तो उनकी उनकी सैलरी बढ़ गई, ऐसा कुछ रूल. ठीक है, इसलिए उनका इंक्रीमेंट ऑफ पे नहीं होगा, सॉरी विद होल्डिंग ऑफ पे नहीं होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. आपका फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, प्रोबेशन मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू अ सेंट्रल सिविल सर्विस ऑन प्रोबेशन. ठीक है, हाँ जी, वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बिलोंगिंग टू अ सर्विस और होल्डिंग अ सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप इज प्रमोटेड whether on promotion or temporary to the service to the next one shall be deemed for the purpose of this will be belong to the service or hold the सर्वेंट ऑफ सच हायर ग्रुप. ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के लिए ही माना जाएंगे. वेर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बिलोंगिंग टू अ सर्विस और होल्डिंग सेंट्रल सिविल पोस्ट, डिफेंस में अगर कोई पोस्ट करते हो एनी ग्रुप, चाहे ABCD कुछ भी, आप ABC कुछ भी इस प्रमोट लगे प्रमोट रहते हैं, वेदर ऑन प्रमोशन टेम्पररी पे तो सर्विस और सेंट्रल सिविल पोस्ट टू द नेक्स्ट हायर ग्रुप, ही शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल टू बिलोंग टू सच सर्विस टू द सर्विस और होल्ड द सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ सच हायर ग्रुप, तो वो उसी ग्रुप में ही माने जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फर्क ये पड़ता है कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है इन केसेस में. ठीक है, जैसे ही आपने आपका इंक्रीमेंट आपको मिला, जैसे आपको प्रमोशन मिली, आप ऊपर गए, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कुछ हालांकि जो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट GID ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसके अंदर नहीं करना है हमने. ठीक है, पावर डेलीगेटेड टू चीफ कमिश्नर अंडमान एंड निकोबार में कुछ पावर दे रखी है. एनी मेंबर ऑफ सेंट्रल सिटीज ग्रुप ए अदर देन चीफ कमिश्नर अंडमान निकोबार है फॉर द पर्पज ऑफ दिस, ये 1, 2 और 3 जो है रूल नंबर 11 की लगा सकते हैं किसी भी मेंबर पर यहाँ पर, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर चीफ कमिश्नर है. ठीक, अंडमान निकोबार एक तो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो सबसे ऊपर हो गए. ठीक है, बट प्रेसिडेंट ने अब एम्पावर कर रखा है चीफ कमिश्नर अंडमान निकोबार को फॉर द पर्पज, मतलब फर्स्ट 3 जो पेनल्टीज है वो दे सकते हैं वो किसी भी मेंबर को, सेंट्रल ग्रुप ए वाले को. ठीक है, अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विसेज और या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए अंडमान निकोबार आइलैंड में लगता है तो उनको दे सकते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं ऑफिसर्स परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ अ पोस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर अनलेस दीज रूल्स अंडर दीज रूल्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब GFR का पार्ट है, बट ये ना ये आपका सब जगह घुसा रखा है आपने. ऑफिसर्स परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ अ पोस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर अंडर दीज रूल्स.
मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि ऑफिसर जो भी अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करंट ड्यूटीज ऑफ एन अपॉइंटमेंट कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, फुल फ्लेज इनकम टू द पोस्ट, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर नहीं कर सकते. Such an officer should not, however, modify or overrule the order of the regular incumbent of the post except in an emergency where that obtaining the order the next appointment to hold the current duties of a post involves the exercise of statutory or appointment should. अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको गैजेट में करना होता है, लेकिन नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट. कि जहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स कुछ रेज किए हैं. इन केस वेयर द डिसिप्लिन अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट है और वेदर द केस शुड बी शोन टू द मिनिस्टर, यस करना पड़ता है उसके. डिसिप्लिन अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट, इनिशिएशन जो है कम से कम मिनिस्टर से अप्रूव होना चाहिए. फॉर फॉर्मल ऑर्डर्स जो है, इफ द मिनिस्टर ऑर्डर्स आर ऑब्टेन फॉर टेकिंग एक्शन इंसिलेट टू द इशू ऑफ चार्जशीट टू द व्हेन द पेपर्स आर पुट अप टू हिम. अदरवाइज फॉर्मल ऑर्डर जब भी जाएंगे तब भी जो है बी ऑब्टेन. ठीक है. एंड द कंप्यूटर अथॉरिटी इज अनेबल टू फंक्शन एज डिसिप्लिन, जब कोई भी कंप्यूटर अथॉरिटी जब भी इट इज अनेबल टू function as a disciplinary authority, तो उस केस में क्या होगा, where the officer who is prescribed disciplinary authority is or will be the complainant, another office जो है should be specified in the disciplinary authority by a special order of the president. Where the officer who is the prescribed disciplinary authority is or will be the complainant or the witness in a disciplinary proceeding, so other officer should be specified by the president order. रूल नंबर 13 कहता है अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स. अब ये प्रोसीडिंग्स को कौन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है. या तो प्रेसिडेंट खुद या फिर उनके ऑर्डर के द्वारा किसी को भी अगर वो पावर देते हैं वो सब. ठीक है. 13 नंबर पर हमें बी पार्ट कर रहे हैं अभी इसका. बोलते हैं डायरेक्ट द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर में direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceeding against any government servant on whom the disciplinary authority is competent to impose. ठीक है. A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in 1 to 4, यानी कि minor penalty of rule may institute disciplinary proceeding against any government servant for the imposition of any of the penalty classified in this to this. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कि कंपेटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज, जो माइनर पेनल्टीज दे सकता है ना, मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टीज, वो आपको मेजर पेनल्टी भी दे सकते हैं. रूल नोट विद दैट अथॉरिटी इज नॉट कंपेटेंट अंडर दीस रूल्स टू इंपोज एनी ऑफ दीस लेटर पेनल्टीज. ठीक है. ऐसा नहीं कहें कि नहीं भाई ये जो अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट कंपेटेंट. जो भी माइनर पेनल्टी दे सकता है वो आपको मेजर पेनल्टी भी दे सकता है. अथॉरिटी कंपेटेंट टू इंपोज माइनर पेनल्टी बट इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग फॉर मेजर पेनल्टी कैन इंपोज ऑन द कंक्लूजन ऑफ माइनर. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो अब तक का, मतलब ये जो अगर आपका सीसीए जैसे कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो वो क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उसको. सिमिलरली यहाँ पर जो है एक तरीके से आप मिनी सीसीए कह सकते हैं. अगर आपको 14 नंबर रूल आता है तो दैट मीन्स आपको पता है कि मतलब कैसे पेनल्टीज इम्पोज करनी है और कैसे क्या करना, मतलब जान है एक तरीके से. रूल नंबर 14 जो है ना, ये इस पूरे सीसीए की जान है. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मतलब क्या ही बोलें इसके बारे में. ठीक है. और ये इम्पोर्टेंट भी है यार. इसको थोड़ा सा हमें करना है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, बट कोई बात नहीं. ये इतना इंपॉर्टेंट है दैट वी कैन नॉट एस्केप इट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं, और शायद सबसे बड़ा पार्ट भी है ये इसका. चलिए शुरू करते हैं इसको. देखिए प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी. क्या प्रोसीजर है मेजर पेनल्टी लगाने का? एक एक करके करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, बट येस इसको करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे इसको. ठीक है. पहला बोलता है नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लोज दिस, यानी कि मेजर पेनल्टी की बात करना है, शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी हेल्ड. मतलब कोई भी नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज, मतलब कोई भी जो मेजर पेनल्टी है जब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि इंक्वायरी नहीं होती. इंक्वायरी होनी, मेजर पेनल्टी लगानी तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी एज फार एज मे बी इन द मैनर प्रोवाइड इन दिस रूल. जैसे दे रखी है आपके रूल नंबर 15 में कैसे करनी है. इन द मैनर प्रोवाइड इन द पब्लिक सर्विस सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट में जैसे दे रखी है. ठीक है. तो उनके अकॉर्डिंग आपको करनी है. तो wherever necessary, where the disciplinary authority's opinion that there are grounds for inquiring into the truth and imputation, misconduct or misbehavior of the government, it may itself. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है अगर उनको थोड़ा सा भी ग्राउंड लगता है कि हाँ यहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी इम्पिटेशन, कोई भी इल्जाम है, कोई भी मिसकंडक्ट का या मिसबिहेवियर का अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इट में इंक्वायर इटसेल्फ. या तो वो खुद कर सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और फिर अपॉइंट कर सकते हैं किसको, अंडर दिस रूल एक इंक्वायरिंग अंडर द प्रोविजन विद दिस इंक्वायरी अंडर द प्रोविजन. कोई भी एक अथॉरिटी जिसका नाम इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. ठीक है. यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जैसे उनको लगता है कि हाँ यार यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो आपको एक
इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट जहाँ पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है तो वो सिर्फ आपको सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट कमेटी को ही देना है, ठीक है। वो उसकी डीम्ड इंक्वायरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीम्ड इंक्वायरिंग अथॉरिटी मानी जाती है, जो कि डिसिप्लिन अथॉरिटी के द्वारा कहते हैं। इफ सेपरेट प्रोसीजर हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड, तो जो भी सीसीए रूल्स के अंदर है वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना होता है। वेयर डिसिप्लिन इटसेल्फ होल्ड्स दिस इंक्वायरी, अगर वो खुद से करते हैं तो क्या है टू द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज अ रेफरेंस टू द डिसिप्लिन अथॉरिटी। तो एनी रेफरेंस इन सब रूल 7 टू सब रूल 20 आगे जो दे रखे हैं, टू द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज अ रेफरेंस टू द, इसके लिए रेफरेंस बनेंगे डिसिप्लिन अथॉरिटी के लिए। वी विल डिस्कस दिस लेटर, अभी चलते हैं बाद में इसके बारे में बात करते हैं कि जहाँ पर भी जो डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है खुद से अगर इंक्वायरी होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली जब ये सब कुछ कलेक्शंस करके इंक्वायरी अथॉरिटी डिसिप्लिन अथॉरिटी को देते हैं और डिसिप्लिन अथॉरिटी लास्ट में जो है कंक्लूजन करके उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मान ली खुद ही कर रहे हैं तो किसी इंक्वायरी ऑफिसर लेने के लिए जो इन्होंने वो कर रखा है वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर द डिसिप्लिन अथॉरिटी अपॉइंट्स अ रिटायर्ड गवर्नमेंट, क्या क्या किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, वेयर द डिसिप्लिन अथॉरिटी अपॉइंट्स अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंक्वायरिंग अथॉरिटी, ठीक है। एनी रेफरेंस इन सब कौन, यहाँ पर वेयर मतलब एक तरीके से आप रख सकते हैं इसके अंदर, और दोनों रख सकते हैं, वो जो जो पर्सन जो जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है वो भी रख सकते हैं अगर चाहे, ठीक है। एज ए डिफेंस असिस्टेंट अगर चाहते हैं कि वो मेरी तरफ से जिरह करें तो वो रख सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो डिसिप्लिन अथॉरिटी अपॉइंट्स रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंक्वायरिंग अथॉरिटी, एनी रेफरेंस टू सब रूल 7 टू सब रूल 20 शैल इंक्लूड सच अथॉरिटी, ठीक है, माना जाएगा उनको। वेयर इट इज प्रपोज टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल एंड रूल 15, ठीक है, जहाँ पर भी प्रपोज किया था होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल, या तो मेजर पेनल्टी में या फिर रूल 15 में, तो डिसिप्लिन अथॉरिटी शैल ड्रॉप द केस एंड और कॉज टू बी ड्रॉप, क्या करना है उनको, द सब्सटेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डेफिनेट और डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो क्या सबसे पहला काम होता है यही इंक्वायरी अथॉरिटी का या डिसिप्लिन अथॉरिटी का, या तो डिसिप्लिन अथॉरिटी अगर खुद है खुद से करें तो खुद करेंगे, या फिर सीधा सीधा यहाँ पर उनको लगता है कि थोड़ा सा भी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर है और उनको लगता है कि हाँ इसमें वो होगा, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से इंक्वायरिंग अथॉरिटी सीधे सीधे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उनका सबसे पहला काम क्या होता है, दैट इज टू सब्सटेंस ऑफ द इम्प्यूटेशंस की, इम्प्यूटेशन जो भी इल्जाम है उसके सब्सटेंस क्या है मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर के, इनटू डेफिनेट और डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज, उनको पूरा पूरा प्रॉपर बना लीजिए, आपकी अलग अलग करके उनको बना लीजिए कि ये आर्टिकल है, ये चार्ज, ये चार्ज का ये आर्टिकल है, ये चार्ज का ये आर्टिकल डेफिनेट प्रॉपर, अच्छा ये चार्ज है, इसका ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज, रनिंग समरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट वे में होना चाहिए, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज शैल कंटेन क्या क्या, जो भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे ना ऑफ इम्प्यूटेशन, जो भी इल्जाम की जो भी स्टेटमेंट बनाएगी उसके अंदर इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और जो भी वो जो आर्टिकल ऑफ चार्ज है, ठीक है, उनमें सपोर्ट में फिर आपको क्या करना है स्टेटमेंट बनानी है, जैसे कि अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट इंक्लूडिंग एनी एडमिशन या कन्फेशन, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ ऐड किया उसके अंदर, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय विच द लिस्ट ऑफ विटनेस बाय होम प्रपोज टू बी, लिस्ट ऑफ विटनेस बना लेनी है कि हाँ ये जो लोग हैं ये हमारे गवर्नमेंट के विटनेस बने हैं और ये जो है जिससे आप जो चार्जेस लगा रहे हैं वो सस्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है शैल डिलीवर अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज और द स्टेटमेंट विद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और विटनेस जो है जो भी सस्टेन हो रहे हैं वो किसको किसको सप्लाई कर देंगे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को दे देंगे जिसके ऊपर भी चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑन रिसीट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज, जैसे वो उनको आर्टिकल ऑफ चार्ज मिलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेंगे, ही विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देंगे उन्हें कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर देना, इफ ही सो डिजायर्स, एंड ऑल्सो स्टेट वेदर ही डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन, और उनको यही बताना कि वो क्या वो इन पर्सन सुनना चाहते हैं मुझे, मतलब क्या वो चाहते हैं कि मुझे जो ऑफिसर है जो भी डिसिप्लिन अथॉरिटी या इंक्वायरी अथॉरिटी है वो उनके सामने जो है इन पर्सन जाके पेश हो, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज विच में भी फर्दर एक्सटेंडेड जो है 15 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए एट अ टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी, ठीक है, राइट, मतलब 15 दिन का टाइम है आपको, जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट मिलते हैं 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप या तो इन पर्सन या फिर आप जो है राइटिंग में अपना डिफेंस जो है पेश कर सकते हैं उनके सामने, और अगर चाहे तो 15 दिन का टाइम और एक्सटेंड हो सकता है, बट इन दैट केस डिसिप्लिन अथॉरिटी वहाँ पे राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सटेंडिंग 15 मोर डेज टाइम, ठीक है। प्रोवाइड दैट नो अंडर नो सर्कमस्टेंस एक्सटेंड ऑफ टाइम फॉर फिलिंग ऑफ डिफेंस, और ये जो रिटर्न जो आपकी जो डिफेंस जो है ना आपका, ये किसी भी तरीके से 45 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 दिन करके 3 बार बढ़ा चुके हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम 45 डेज ही है। आप अगर उस टाइम तक आप 45 डेज के अंदर अपना डिफेंस पुट नहीं करते तो एक्स पार्टे कर दिया जाएगा, जो कुछ भी डिसिप्लिन अथॉरिटी चाहिए वो एक्शन ले सकती है अपने तरफ से, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ द, अगर मान लीजिए 45 डेज तो हो गए, अब 45 डेज में मान लें नहीं किया तो डिसिप्लिन अथॉरिटी अपने आप जो उसको एक्शन लेना वो ले लेगी, चाहे आपके अगेंस्ट में कुछ भी, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे दी तो डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या करेगी, या तो खुद से अपने आप कर लेगी आर्टिकल ऑफ चार्ज को, ठीक है। जो भी अब आर्टिकल ऑफ चार्ज आपने एडमिट कर लिए हैं मान लीजिए, सबसे पहले जो नहीं किए हैं, ठीक है,
तो वो क्या करेगी, एक मिनट में, एक मिनट, हाँ, तो वो क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल ऑफ चार्ज आपने एडमिट कर लिए उनको तो आपसे तभी तभी लिख के आपसे रिटर्न में साइन ले लेगी आपके, जो नहीं किए उनके ऊपर फिर वो जो है अपने तरफ से इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है बना देंगी फॉर दिस पर्पज। एंड वेयर ऑल आर्टिकल ऑफ चार्ज हैव बीन एडमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस में क्या है उनको रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में तो क्या करेगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, उनको रिकॉर्ड अपनी फाइनेंस कर लेगी और उस पर जो है अगेंस्ट ईच चार्ज आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस और अपना साइन कर लेगी। इफ नो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड, तो वो खुद से इंक्वायर कर सकती है या फिर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है अपने तरफ से इंक्वायर करेंगे एनी चार्जेस इसमें, तो मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट और लीगल प्रैक्टिशनर टू बी नोन एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उनको कर सकती है। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है, एक तो डिसिप्लिन अथॉरिटी ने पहले क्या कर दिया, पहले बना दिया एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी, ठीक है, एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया। इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो एक तरीके से यहाँ पर सुपरवाइज का काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर दिया इन्होंने, एक अपॉइंटिंग इज मेड बाय बाय एन ऑर्डर अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है अपॉइंट कर देगी, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को जिनको जिनका नाम दिया जाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अगर चाहे तो वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से लीगल प्रैक्टिशनर रख सकती है तो जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अपना लीगल प्रैक्टिस रख सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं रखती है और वो रखना चाहे रख सकता है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी तब, ठीक है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलेगा, वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी और वो सबसे ऊपर जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी। डिसिप्लिन अथॉरिटी चाहे तो खुद से कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है उसके बाद वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट करेगा केस, गवर्नमेंट का केस जो है प्रेजेंट करेगा। वो कोई लीगल प्रैक्टिस भी हो सकता है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ठीक है। और द गवर्नमेंट द डिसिप्लिन अथॉरिटी जो शेल वेयर इट इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, जहाँ पर वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेगी, फॉरवर्ड ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने अब तक इन्होंने जो इनके पास थे ना वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। क्या क्या थे इनके पास डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज था, स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन मिसबिहेवियर, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इफ एनी एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के अंदर आया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 6, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। इसके अलावा द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल अपीयर इन पर्सन, मतलब जो है अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आप खुद से इन पर्सन जो है वहाँ पर होता है बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी ऑन सच डे और टाइम, जैसे उनको बताया जाता है विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन और मिसकरेंट बिहेवियर एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी बाय नोटिस इन राइटिंग देती है जैसे उनको, और सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 डेज, मतलब जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है उनको जैसे ही डिसिप्लिन अथॉरिटी ने अपने जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने स्टेटमेंट डिफेंस स्टेटमेंट का टाइम दिया था उनके पास 45 डेज का टोटल 15 करके 3 बार उनको टाइम दिया जा सकता है, 15 करके 2 बार टाइम दिया और तीसरी बार वो कहते हैं बस 45 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ती है उसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी को। और यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी जब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उनको इन पर्सन अगर आता है, ठीक है, शैल अपीयर इन पर्सन बिफोर द सच डे और टाइम जो भी उनको दिया जाता है विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज, जैसे ही मिलता है 10 दिन के अंदर अंदर आता है। या फिर अगर मान लीजिए वो एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में बाय नोटिस इन राइटिंग स्पेसिफाई ऑन बिहाफ और अपने तरफ से भी जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो 10 दिन का टाइम बढ़ा सकती है, ठीक है। द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, ले सकता है पोस्ट इन या तो उनके ऑफिस के अंदर खुद हो या फिर उनके हेडक्वार्टर में हो या फिर एट द प्लेस ऑफ द जहाँ पर इंक्वायरी हो रही है कहीं पर से भी वो अपने एक तरीके से अपने एक गवर्नमेंट सर्वेंट एज एन असिस्टेंस ले सकते हैं। मेक इट टेक द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड इन एनी ऑफिस इधर एट हिज हेडक्वार्टर और प्लेस वेयर द इंक्वायरी इज हेल्ड टू प्रेजेंट हिज केस, ठीक है, ऑन हिज बिहाफ। मे बट मे नॉट एंगेज अ लीगल प्रैक्टिशनर, वो नहीं ले सकते हैं लीगल प्रैक्टिशनर नहीं ले सकते हैं, लेकिन आगे बताया गया है कि लीगल प्रैक्टिशनर ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट वो डिसिप्लिन अथॉरिटी उसको अलाउ करती है तो। ये पर यहाँ बोलता है 8th नंबर, बट मे नॉट एंगेज द लीगल प्रैक्टिशनर फॉर द पर्पस अनलेस द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी इज अ लीगल प्रैक्टिशनर और द डिसिप्लिन अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो परमिट्स, ठीक है। अगर वो परमिट करता है, ठीक है, अगर यहाँ अगर गवर्नमेंट का भी लीगल प्रैक्टिशनर है तभी वो लेना है या फिर डिसिप्लिन अथॉरिटी उनको वो करती है तो यस करती है तो। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी लिखता पोस्टेड एट एनी अदर स्टेशन इफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर्सन रिकॉर्ड टू बी रीड इन राइटिंग। इंक्वायरिंग अथॉरिटी अगर चाहती है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में बोला कि सिर्फ वही होगा जो या तो उनके हेडक्वार्टर में होगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड इन ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर या फिर जहाँ पर इंक्वायरी हो रही है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, कहीं और हेडक्वार्टर से भी आ सकता है, किसी अदर स्टेशन से भी आ सकता है। हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, अगर सर्कमस्टांस परमिट करता है। इस केस में क्या है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हु हैज थ्री पेंडिंग डिसिप्लिन केसेस ऑन द हैंड इन विच ही हैज टू गिव असिस्टेंस, ठीक है। उनके पास जो है 3 पेंडिंग केसेस नहीं होने चाहिए इन हैंड, मतलब उनके पास 3 केसेस नहीं होने चाहिए, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 3 केसेस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
और लीगल प्रैक्टिशनर के पास भी आगे बताएंगे इसके बारे में भी, कम से कम 5 नहीं होने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जो है तीन केसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, इन हैंड, मतलब उसके पास 3 केसेस हैं तो आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट की हेल्प लेंगे। द गवर्नमेंट सर्वेंट मे ऑल्सो टेक द असिस्टेंस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रेजेंट द केस उनके अबव सब्जेक्ट टू द ठीक है। ऑल्सो टेक द असिस्टेंस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की भी ले सकते हैं, या फिर किसी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट की भी ले सकते हैं, ठीक है। If the government servant who has not admitted any of the article of the charge in written statement of defense or has not submitted any written defenses appears before the inquiry of this देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने कोई भी मतलब ना ही कोई आर्टिकल ऑफ चार्ज दिया अपने तरफ से, ना ही कोई रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कुछ भी उसके अंदर कुछ नहीं मेंशन कर रखा, एंड हैज नॉट सबमिटेड एनी रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपीयर्स बिफोर इंक्वायरिंग अथॉरिटी सामने अपीयर होता है, एंड सच शैल आस्क हिम, तो जो अथॉरिटी उनसे पूछ सकती है इफ ही इज गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, इफ यू प्लीड्स कि हाँ मैं मेरे से गलती हो गई, ये मेरी गलती है, तभी की तभी इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो रिकॉर्ड कर लेगी, उसकी प्ली को साइन करवाएगी वहीं पर, रिकॉर्ड और ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट देयर ओन, ठीक है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल रिटर्न अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज आर्टिकल ऑफ चार्ज, इसके जो है इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल रिटर्न अ फाइंडिंग, मतलब वहाँ पे फाइल करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट इन रिस्पेक्ट कि हाँ भाई इनमें जो है इन्होंने अपनी गलती मान ली है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट ने। अब वहीं के वहीं लिख देंगे। फिर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू अपीयर, अगर मान ली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फेल्स टू अपीयर विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और रिफ्यूज टू ओमिट टू प्लीड, ठीक है, वो मना करता है कि भाई नहीं इसमें मेरी गलती नहीं है, और रिक्वायर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस, और वो चाहता है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा प्रेजेंटिंग ऑफिसर आपसे बात करेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस बाय विच ही प्रपोज टू प्रूव द आर्टिकल एंड शैल एडजर्न द केस टू, ओके। तो जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो क्या करेगी, वो अपनी तरफ से केस को अर्जेंट कर देगी टू अ लेटर डेट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब 30 दिन के लिए जो है वो उस केस को क्या कर देंगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग एन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट में, इसको जो है टाइम चाहिए तो 30 डेज के लिए जो है यहाँ पर उनको क्या कर देंगे, 30 डेज के लिए आपको अगर आप मना कर दो यहाँ पे तो 30 डेज का आपको टाइम देगी कि आपको डिफेंस प्रिपेयर करना है, 30 डेज का आप टाइम ले लीजिए। फिर उसके बीच में क्या करेगी कि कह रहे हैं कि एक ऑर्डर निकालेगी, द गवर्नमेंट सर्वेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग हिज केस बी गिवन 30 डेज का टाइम निकाल दिया। इसमें क्या करेगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ही में इंस्पेक्ट विद इन 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट इंस्पेक्ट करता है कोई भी ऑर्डर, और विद इन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 5 डेज एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मे अलाउ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द लिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई कर रखे ना उन्होंने, तो वो अगर उनको चाहे तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कितना टाइम दिया, 5 दिन का टाइम दिया, 30 डेज का टाइम दिया, वैसे टोटल 5 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, इंस्पेक्ट विद इन 5 डेज ऑफ द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के निकलते ही 5 दिन के अंदर अंदर, सबमिट अ लिस्ट ऑफ विटनेस टू बी एग्जामिन्ड ऑन दिस बिहाफ, और इसके अलावा आपके तरफ से जो भी कोई विटनेस है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि भाई इनसे पूछ लीजिए वो वहाँ पर थे, ऐसे था वैसे था, तो जैसे भी वो आप अपनी तरफ से भी एक लिस्ट ऑफ विटनेस आप उनको जमा करके दे देंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज ओरली और इन राइटिंग फॉर द सप्लाई ऑफ कॉपीज टू द स्टेटमेंट, हाँ आप ओरली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मेंशन इन द लिस्ट। स्टार्टिंग में इंक्वायरिंग अथॉरिटी आपको देती है ना कि भाई ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चार्ज देती है, तो उस टाइम पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो चाहते हैं आप इंस्पेक्ट करना, तो वो आपको 5 दिन का टाइम देती है। द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज ओरली राइटिंग में आप करते हैं तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मेंशन इन द लिस्ट, द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शैल फर्निश हिम, तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी उनको फर्निश करेंगे वो सब चीज़ें विद कॉपीज एज अर्ली पॉसिबल, बट नॉट लेटर देन 3 डेज बिफोर द कमेंसमेंट, लेकिन कुछ किसी भी हालत में उनके 3 दिन पहले जो है उनको वो नहीं करना है, ठीक है, 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन से पहले पहले जो भी उनका डेट आती है ना इंक्वायरी अथॉरिटी की, इंक्वायरी अथॉरिटी ने बोला 30 दिन के अंदर आना है, तो शुरू में 5 दिन तो उनको इंस्पेक्ट करने का टाइम दे दिया, लेकिन 3 दिन मतलब 27th डे तक तो उनको डॉक्यूमेंट्स दे ही देने हैं, ठीक है, नॉट लेटर देन 3 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। क्या करेगी इस केस में, इसके अलावा और तीसरा क्या कहता है अपने डिफेंस के लिए, गिव अ नोटिस विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम नोटिस इन 10 डेज द इंक्वायरी में अलाउ फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच आर इन द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट मेंशन इन द लिस्ट रेफर्ड टू, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गिव अ नोटिस विद इन 10 डेज, वो नोटिस दे सकते हैं अपने तरफ से विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर, यहाँ पर 5 दिन में तो जो उन्होंने लिस्ट में दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ठीक है, और जो कि वो 27 डेज तक देंगे, 3 दिन से पहले पहले देनी है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक नोटिस भी दे सकता है विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 डेज अगेन, मतलब एक तरीके से 20 दिन लगा लीजिए, फॉर द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच आर इन द पोजीशन ऑफ अ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के पास है जो डॉक्यूमेंट्स ना, बट नॉट मेंशन इन द लिस्ट, जो कि लेकिन वो लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया, अगर उनको वो वाले चाहिए तो वो वाले भी ले सकते हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इंडिकेट द रेलेवेंस, और लेकिन उनको बताना है कि मुझे किस लिए चाहिए, इनका रेलेवेंस क्या है। अब इंक्वायरिंग अथॉरिटी के पास जैसे ही वो 10 दिन या फिर 20 दिन के अंदर जैसे ही वो रिसीट आती है कि डॉक्यूमेंट्स की इनको ये वाले जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉरवर्ड द सेम, वो कॉपी जो है अथॉरिटी जिनके पास भी कस्टडी है उनके पास भेजेगी,
तो रिकॉर्ड करेगी, अगर जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है रिकॉर्ड करेगी रीजंस कि भाई अगर आप राइटिंग रिफ्यूज्ड फॉर रिक्वेशन नॉट रेलेवेंट टू द केस, प्रोवाइड द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इन राइटिंग। अगर मान लीजिए आप जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसको रिफ्यूज़ करनी चाहिए तो रिफ्यूज़ कर सकती है, बट आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम इसलिए जो है ये नॉट रेलेवेंट टू द केस है और इसलिए हम इसको आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। फर्दर ऑन रिक्वेस्ट रिसीट ऑफ अ रिक्वेशन रेफर टू इन सब रूल 12, every authority having the custody of possession of the requisite documents shall produce the same or issue a known availability certificate for the inquiring authority within 1 month। देखिए ऑन रिसीट ऑफ, जैसे आपको जिस भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने जिसके पास भेजा कि भाई जिस भी डॉक्यूमेंट्स के पास भेजा और जिस भी ऑफिस में भेजा कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो एवरी अथॉरिटी जिनके पास भी वो कस्टडी है उनके पास शैल प्रोड्यूस द सेम, या तो वो दे देंगे या फिर इशू करेंगे अपनी तरफ से एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे जैसे वो इस रिसीट प्रोवाइड दैट इफ द अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी, अगर वो बोलती है कि दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट शैल इन्फॉर्म द इंक्वायरिंग अथॉरिटी कि ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, विड्रॉ द रिक्वेस्ट बाइड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिस्कवरी ऑफ सच, वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। ऑन द डेट फिक्स फॉर इंक्वायरी, अब जो डेट जो आपके लिए फिक्स की गई है इंक्वायरी की, ठीक है, इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय द आर्टिकल्स दैट आर प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिन, पहले जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी करती है इस केस, ठीक है। ऑन द डेट फिक्स फॉर द इंक्वायरी, उसमें क्या करेगी, सबसे पहले जो डिसिप्लिन अथॉरिटी वो अपने विटनेस को बुलाएगी, शैल बी एग्जामिन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो अपने खुद से क्वेश्चन पूछेगी और उनका जो ऑफिसर है वो भी पूछ सकता है, ठीक है, उनका कोई प्रेजेंटिंग हो तो प्रेजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू री एग्जामिन द विटनेस ऑन एनी पॉइंट्स व्हिच हैव बीन क्रॉस एग्जामिन्ड बट नॉट ऑन अ न्यू मैटर, किसी भी नए मैटर पे नहीं, उन्हीं मैटर्स पे दोबारा से क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में ऑल्सो पुट सच क्वेश्चन, अगर कुछ भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी है, क्योंकि इंक्वायरिंग अथॉरिटी तो कुछ नहीं पूछती ना, वो तो सिर्फ एग्जामिन कर रही है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर काम कर रहा है अभी यहाँ पे, तो अगर उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो पूछ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इफ इट शैल अपीयर नेसेसरी बिफोर द क्लोज ऑफ द केस, इफ इट शैल अपीयर नेसेसरी, अगर ये ऐसा नेसेसरी होता है बिफोर द क्लोज ऑफ द केस ऑन बिहाफ ऑफ अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन अलाउ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो इफ इट शैल अपीयर नेसेसरी, अगर ये अपीयर नेसेसरी दिखता है इस तरीके से बिफोर द क्लोज ऑफ द केस ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, the inquiring authority may in discretion allow the presenting officer to produce evidence not included in the list given, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है जो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको कहते हैं ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट ले आए जो कि हमने लिस्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर रखे हैं, ठीक है, और मे इट सेल्फ कॉल फॉर न्यू एविडेंस, या फिर रिकॉल कर सकते हैं एंड री एग्जामिन कर सकते हैं एनी विटनेस, इस तरीके से इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपने पास, ठीक है। शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव इफ ही डिमांड्स अ कॉपी, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं कि मुझे भी इनकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए, ठीक है, कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ फर्दर एविडेंस प्रपोज टू बी प्रोड्यूस बाय, उस केस में क्या करेगी, एडजर्नमेंट कर देंगे उसको 3 क्लियर डेज के लिए, 3 क्लियर डेज के लिए उनको क्या कर देंगे, एडजर्न कर देंगे बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे, वो जिस दिन एडजर्नमेंट हो रही है उस दिन को नहीं काउंट किया जाएगा, एंड द डे टू विच द इंक्वायरी इज एडजर्न, वो डे काउंट नहीं किया जाएगा। द इंक्वायरी शैल गिव द गवर्नमेंट सर्वेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्टर सच इंस्पेक्टर, ठीक है, आप भी इनको इंस्पेक्ट कर लीजिए बिफोर दे आर टेकन ऑन द रिकॉर्ड। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी मे अलाउ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रोड्यूस न्यू एविडेंस, उसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, आप जो न्यू एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एविडेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर ऐसा है तो। न्यू एविडेंस शैल नॉट बी परमिटेड और कॉल्ड फॉर और एनी विटनेस शैल नॉट बी रिकॉल्ड, देखो न्यू एविडेंस शैल नॉट बी परमिटेड, न्यू एविडेंस जो है वो परमिट नहीं किए जाएंगे या फिर नहीं बुलाए जाएंगे, और या फिर कोई भी विटनेस जो है उनको रिकॉल नहीं किया जाए टू फिल द गैप इन द एविडेंस, ठीक है। सच एविडेंस में बी कॉल्ड फॉर ओनली व्हेन देयर इज एन इनहेरेंट लकूना, अगर कोई डिफेक्ट लगता है इन द एविडेंस जो कि प्रोड्यूस ओरिजिनली उसमें कुछ दिखता है तो बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं कराना है आपको, ठीक है। बात करते हैं व्हेन द केस ऑफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी इज क्लोज, जब डिसिप्लिन अथॉरिटी ने पूरा केस अपनी तरफ से क्लोज कर दिया, देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट हिज डिफेंस, अब आप अपना बताइए, ओरली राइटिंग जैसे भी कर सकते हैं, ऐसी भी प्रेफर, ठीक है। इफ द डिफेंस इज मेड ओरली इट शैल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, और साइन कर ले जाएगा जो भी वो कह रहे हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट डिफेंस शैल बी गिवन टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, दी एविडेंस, ये यही क्वेश्चन आया था एक आपका, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, ये याद कीजिएगा कि जब डिसिप्लिन केस का जो खत्म हुआ था उसके बाद जो है उनको मौका दिया जाता है अपना डिफेंस प्रूव करने के लिए, ओरली रिकॉर्ड में कैसे भी दे सकते हैं उसको, ठीक है, टू साइन द रिकॉर्ड, और इस तरह से आपको प्रेजेंटिंग ऑफिसर फिर उसका द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल देन बी प्रोड्यूस, के बाद जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मे एग्जामिन हिमसेल्फ इन हिज ओन बिहाफ इफ ही सो प्रेफर्स, और या फिर विटनेस जो है प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन बी एग्जामिन एंड shall be liable for cross examination, re examination या examination by the inquiring authority, जैसा भी होगा। inquiring authority जो है after the government servant closes his case shall if the government servant has not examined, has generally question him,
सर्कमस्टांसेस कि भाई क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना तो वो बता दीजिए। इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो मे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, कि आप कुछ कहना चाहते हो, इफ एनी अपॉइंटेड एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट और परमिट देम टू फाइल रिटन briefs of their respective case if they so desire. If the government servant to whom a copy of the article of charge has been delivered does not submit the return of defense, अगर नहीं देता है before the date specified for the product does not appear in person or fail to refuse to comply with the तो the inquiring authority लास्ट में क्या कर सकती है, अपने तरफ से may hold the inquiry ex parte कर सकती है वो, ठीक है। Where the discipline authority competent to impose, जहाँ पर जो discipline authority है competent अपने आप में to impose any of the penalties specified in 1 to 4 minor penalty but not competent to impose any of the penalties specified this to the major penalty के लिए competent नहीं है, has itself inquired into or caused to inquire, ये तो उन्होंने खुद से किया है, inquire किया है into the articles of any charge and that the authority having regard to its own findings is of the opinion that the penalties in clause this should be imposed, then that authority shall forward the records of the inquiring authority to such disciplinary authority as the competent to impose the last mentioned penalties. मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि रूल नंबर 13, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रूल नंबर 13 ये कहता है कि यहाँ पर द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम बाय स्पेशल ऑर्डर मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और डायरेक्ट, इसी का है, इसी का ही है अथॉरिटी, बोलता है डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन हुम दैट इज कंपेरेंट टू इंपोज। अथॉरिटी ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब माइनर लगा सकती है मेजर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बोलता है इसका, रूल नंबर 13 का, कि कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है कंपेरेंट अंडर दिस रूल टू इंपोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस टू दिस, तो माइनर लगा सकती है मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट फॉर द इंपोजन ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड दिस टू दिस ऑफ रूल नंबर नॉट विद स्टैंडिंग दैट ऐसा अथॉरिटी इज नॉट कंपेरेंट अंडर दिस रूल्स टू इंपोज एनी ऑफ दिस लेटर पेनल्टीज। यहाँ पर फिर यहाँ पे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बड़ा डाइसी है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये बोलता है 21 का ए। अब देखिएगा एक बार ये 13 का, अगर इफ एनीबडी नोज द आंसर काइंडली लीव दिस इन कमेंट, ठीक है, अगर किसी को पता है तो, कि 13 का जो 2 पॉइंट नंबर बोलता है, यहाँ पर ये कहता है कि डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है ही इज कम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज, ठीक है, इन क्लोज दिस टू दिस एंड मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स, अच्छा मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग फॉर द इम्पोजन ऑफ पेनल्टीज, अच्छा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला सकती है वो, ओके, अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द इम्पोजन ऑफ एनी पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस ऑफ नॉट कंपेरेंट, अच्छा ओके 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 ओके, गॉट इट। ये कह रहा है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला सकती है, मतलब डिसिप्लिन अथॉरिटी एक तरीके से यहाँ पे फिर ये हो गया कि माइनर कोई और दे सकता है, मेजर कोई और दे सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग तो वो चला सकती है, अगर माइनर पेनल्टीज जो इम्पोज कर सकती है वो प्रोसीडिंग चला सकती है मेजर पेनल्टी के लिए, ठीक है। बट वेयर डिसिप्लिन कंपेरेंट टू इम्पोज, जहाँ पर जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है जो कंपेरेंट है सिर्फ माइनर पेनल्टी देने के लिए, बट नॉट कंपेरेंट टू इम्पोज एनी ऑफ द मेजर पेनल्टीज, ठीक है। अगर वो खुद से जो ओपिनियन की भाई उनको लगता है कि नहीं अब तो इनके ऊपर जो मेजर पेनल्टी लगी, तो वो उस अथॉरिटी के पास भेज देगी जो कि इसके लिए कॉम्पिटेंट है। और द डिसिप्लिन अथॉरिटी रिकॉर्ड्स आर सो फॉरवर्डेड में एक्ट ऑन द एविडेंस। अब जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है जो रिकॉर्ड्स उनके पास भेजेगा, या तो उन्हीं को एविडेंस मान के उन्हीं पर एक्शन ले सकती है, या फिर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए बोल सकती है, या फिर कॉल द विटनेस री एग्जामिन कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, जैसे उनको ठीक लगेगा, और या फिर अपने तरफ से मे इम्पोज सच पेनल्टी एज इट मे डीम फिट, ठीक है। फिर बोलता है whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any of the part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction, whenever कोई भी एक inquiring authority है after having heard, सुनने के बाद, and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction, तो कोई भी एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी जिसने केस पूरा बना लिया, ठीक है, आफ्टर हैविंग हर्ड और रिकॉर्ड कर दिया सब कुछ, अब वो जो है वहाँ पे उनका ट्रांसफर हो गया, कुछ भी रीजन से रिटायर हो गया, जिस भी रीजन से, इफ ही सीजेस टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन देयरइन एंड इज सक्सीडेड बाय अनदर इंक्वायरिंग अथॉरिटी, कोई दूसरी इंक्वायरिंग अथॉरिटी, तो वो जो दूसरी वाली इंक्वायरिंग अथॉरिटी है इस केस में, वो मे एक्ट ऑन द एविडेंस, उनकी मर्जी है, या फिर जो है रिकमेंड, या फिर पार्टली रिकमेंड और पार्टली रिकमेंड इटसेल्फ, ठीक है, वो चाहे तो खुद से भी अपनी तरफ से कर सकती है, या फिर फर्दर एग्जामिनेशन भी कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, रिकॉल, एग्जामिनेशन, कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड इट शैल कंटेन, अब जो है कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी का कंक्लूजन हो गया, मतलब पूरी की पूरी जो है इंक्वायरी बन चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी अ रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, एक रिपोर्ट बनेगी आफ्टर एंड इट शैल कंटेन क्या क्या, द आर्टिकल ऑफ चार्ज, कौन कौन से आर्टिकल ऑफ चार्ज है, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसलिग्नेंट बिहेवियर, डिफेंस में गवर्नमेंट से असेसमेंट ऑफ द एविडेंस, असेसमेंट क्या रही इन द एविडेंस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड रीजंस देयरफॉर, ठीक है, और उसकी फाइंडिंग्स क्या है ईच आर्टिकल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एग्जामिनेशन देखिए कोई भी जो भी आर्टिकल उनके था उनका स्टेटमेंट बताएगा इम्पोर्टेशन मतलब क्या क्या इम्प्यूटेशन है उसके इम्प्यूटेशन मतलब इम्प्यूटेशन क्या होता है इसकी इम्प्यूटेशन इल्ज़ाम इम्प्यूटेशन मतलब होता है इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगे कौन कौन सी मिसकंडक्ट बिहेवियर का डिफेंस में क्या कहना चाहता है असेसमेंट ऑफ द एविडेंस एंड फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ठीक है if in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiring establish any article of charge different from original articles of the charge it may record finding on such article of charge ठीक है अगर इन द ओपिनियन ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो भी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी एस्टैब्लिश एनी चार्ज एनी आर्टिकल ऑफ चार्ज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ चार्ज अगर मान लीजिए वो उससे डिफरेंट होता है जो ओरिजिनल चार्ज थे उससे और इससे बाद तो इट में रिकॉर्डेड फाइंडिंग ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज ठीक है अपनी तरफ से दे सकती है प्रोवाइड दैट द फाइंडिंग ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज शैल नॉट बी रिकॉर्डेड unless the government servant has either admitted the fact or on which such article of charge is based has had a reasonable opportunity of defending himself ठीक है इंक्वायरिंग अथॉरिटी वेयर इट इज नॉट दिस इटसेल्फ द डिसिप्लिन अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड टू डिसिप्लिन अथॉरिटी को भेज देंगे इन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इट अंडर क्लॉज 1 अब उसको क्या क्या भेज रही है देखिए वो देखिए ये रिपोर्ट जो है जो इन्होंने बना रखी है जो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी है रिटन ब्रीफ्स if any filed by the presenting officer or the government servant or both during the course of the order if any made by the disciplinary authority and the inquiring authority ठीक है तो इंक्वायरिंग अथॉरिटी शुड कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर जो है उनको दे देना है इंक्वायरिंग अथॉरिटी को फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी उनका ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट उसके 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देनी है वेदर इट इज नॉट पॉसिबल टू अगर टाइम लिमिट नहीं कर सकते हैं तो रीजंस को रिकॉर्ड कर देंगे और सीक एक्शन ओवर टाइम फ्रॉम द डिसिप्लिन अथॉरिटी इन राइटिंग नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स अगेन ठीक है फ्रॉम द कमीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एट अ टाइम ठीक है ये एक्सटेंशन मतलब एक तरीके से 12 महीने हो गया टोटल इसमें 18 महीने का ही टाइम लगता है द एक्सटेंशन फॉर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 6 मंथ एट अ टाइम मे बी अलाउड फॉर एनी गुड एंड सफिशिएंट रीजन होता है टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग तो इस तरीके टोटल जो है 18 मंथ्स का टाइम जो है एक इंक्वायरी को कंप्लीट करने में लग जाता है मेजर पेनल्टी ठीक है चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन ये हमारा रूल नंबर 14 यहाँ पर क्लियर होता है ठीक है 24 पॉइंट्स हैं इसके एंड दैट्स रियली नाइस पॉइंट्स आई वुड से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है इनसे अब हम जो है जीआईडीज करेंगे बट हम जीआईडीज का सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट या फिर जो अपर पार्ट है सिर्फ वही का डिस्कशन करेंगे हम विल नॉट गेट इनटू इट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट ठीक है तो ये तो इट विल टेक बहुत सारा टाइम ठीक है बेटर दैट वी स्टिक टू दिस हम सिर्फ जो है इसका इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट जीआईडी है या फिर जिसका मेन हाईलाइट पार्ट है सिर्फ वही करेंगे ठीक है प्रोसिक्यूशन शुड प्रोसीड प्रोसिक्यूशन जो है शुड प्रीसीड डिपार्टमेंटल एक्शन ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन तो पहले ही होगा ना डिपार्टमेंटल एक्शन से पहले होगा ठीक है कोई भी एलियज क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर कुछ भी होता है तो प्रोसिक्यूशन तो पहले होगा ना मतलब ये कह रहा है कि आपके डिपार्टमेंटल एक्शन से पहले आपको क्या करना है प्रोसिक्यूशन करना है मतलब एक तरीके से अगर आपको प्रोसिक्यूशन शुड बी द जनरल रूल इन ऑल द केसेस विच आर फाउंड फिट टू बी सेंट टू कोर्ट प्रोसिक्यूशन मतलब हो गया आपको एक तरीके से जहाँ पर आपको उसको चार्जेस उसके अगेंस्ट लगा रहे हैं किसी गवर्नमेंट से और वहाँ पर आपको लगता है कि ये दीज आर द फिट चार्जेस टू बी सेंट टू द कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ इन विच द ऑफेंस आर ऑफ ब्राइबरी करप्शन या क्रिमिनल कंडक्ट मिसकंडक्ट होता है इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स तो इन सच केस डिपार्टमेंट एक्शन जो है शुड नॉट प्रीसीड प्रोसिक्यूशन in such cases departmental action should not proceed in another case involving less serious offenses हाँ प्रोसिक्यूशन से पहले नहीं होना चाहिए यस डिपार्टमेंट एक्शन शुड नॉट प्रोसीड प्रोसिक्यूशन पहले प्रोसिक्यूशन करना है उसके बाद डिपार्टमेंट एक्शन शुरू करना है इन अदर केसेस इन्वॉल्विंग द लेस सीरियस ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग माल प्रैक्टिसेस ऑफ डिपार्टमेंटल नेचर डिपार्टमेंट एक्शन शुड बी टेकन ठीक है इसमें वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है अगर कोई बताता डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो बिटवीन द सीबीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रेफर कर देंगे आप उसको एडवाइस के लिए फॉर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग एडवाइस होती है ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट काउंसिल ठीक है एंड इन मोर इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल से लेना है ठीक है प्रोसिक्यूशन शुड नॉट बी अवॉइडेड merely on the ground that the case might lead to an acquittal इस पे आपको सिर्फ नहीं छोड़ देना ठीक है इससे अगली बात करते हैं सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन टाइम लिमिट दे रखा है फॉर 3 मंथ्स फॉर ग्रांट ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ठीक है 3 मंथ का टाइम होता है हाउएवर एडिशनल 1 महीने का टाइम मिल जाता है आपको इन कंसल्टेशन विद एजी ठीक है इन केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई अगर हु इज नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो सीबीआई फॉरवर्ड हिज इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द सीवीसी एंड साइमल्टेनियसली अंडर कॉपी टू द मिनिस्ट्री ठीक है विद इन 3 वीक्स फॉर्मुलेट इट्स टेंटेटिव व्यू रिगार्डिंग द एक्शन टू बी टेकन एंड सीक द एडवाइस ऑफ द सीवीसी इन द मैटर सीवीसी फिर अपनी तरफ से 10 डेज के अंदर अंदर अपनी एडवाइस टेंडर करता है टू द मिनिस्ट्री और 1 वीक के अंदर जो है सैंक्शन इशू कर देता है अपनी तरफ से रिकंसीडर कर सकते हैं हम एक्सेप्शन केसेस में न्यू फैक्ट्स कम अगर आते हैं तो
Committee of experts shall examine the CBI recommendation. Tentative view of the concerned ministry, CVC would under appropriate within a fortnight, 15 दिन के अंदर देगा. CVC on recommendation advises grant of sanction. ये बहुत ज़्यादा केस को इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है, तो आई विल नॉट गेट इनटू इट. मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ प्रोसीडिंग कोर्ट डिपार्टमेंट. बस कुछ नहीं करना है आपने, क्योंकि हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं. सही बताऊँ तो नहीं पढ़ा है यार, नहीं पढ़े हमें इसको. मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, और अगर मान लीजिए इतना पढ़ के अगर एक क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ रहा है तो छोड़ देंगे, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम यार. आगे देखते हैं. वेदर चार्ज कैन बी ड्रॉप एट दिस स्टेज ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. एडीरेंस टू टाइम लिमिट इन प्रोसेसिंग इन डिसिप्लिन केसेस. टाइम लिमिट पर ध्यान देना ही है. यस. द फिक्सिंग डेट ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग विद इन 4 weeks. एक यहाँ पर थोड़ा सा देखा था मैंने, मुझे नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, बट बताया था आपको कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर एज एन इंक्वायरिंग ऑफिसर करते हैं तो उसको उनको कुछ ऑनररी मिलता है. कैटेगरी डिपेंड करता है. 1 2 3 कैटेगरी होती है कुछ इनके. वेयर द नंबर ऑफ विटनेस साइटेड इन द चार्जशीट इज मोर देन 10 तो 80% ऑफ मंथली बेसिक पेंशन ड्रॉन. अगर सेकंड है तो 6 to 10 है तो 60%. लेस देन 6 है तो 50%. ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 40,000 पर केस. लेकिन ये नहीं पता कि है किसका. बस मैंने एक बार पढ़ लिया था इसको, जस्ट बिकॉज आई हैव हाईलाइटेड दिस, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. हाँ जी, यहाँ पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके. मेजर्स टू प्रिवेंट टेम्परिंग विद रिकॉर्ड्स. मतलब क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं जिसकी मतलब टेम्परिंग जो है रिकॉर्ड में ना हो. ठीक है. इसके अंदर यही है कि इज एंटाइटल्ड फॉर, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके खिलाफ चल रही है वो जो इंक्वायरी ना, वो एंटाइटल्ड टू द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स वो कर सकता है. ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द सीबीआई हैज टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स. जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी तो सीबीआई क्या है, हैंड ओवर कर सकती है डॉक्यूमेंट्स टू हिम फॉर द पर्पज ऑफ पेरिजल एंड इंस्पेक्शन बाय द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल. ठीक है. उस केस में क्या करना है, दैट द एक्यूज्ड ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ओनली इन द शुड बी अलाउड ओनली in the presence of a responsible officer. That the inquiry should take sufficient precautions to ensure that the record documents or other papers are not tampered with while the documents are under their custody or during the course of their for this purpose he should not leave the inquiry room during the course of his inquiry, and if it has to leave for room he should take appropriate arrangement for the safe custody of the documents पहले. ठीक है. एक बार क्या ये फाड़ फाड़ देते हैं ना, ये इस तरीके से करना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड एट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन carried out got admitted एविडेंस. कुछ ओरल होता है तो उस पर साइन लेके आप साइन करवा सकते हैं उनसे. ठीक है. चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पर कि प्रोसीजर जो बताइए क्या है फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ ग्रुप ए. ग्रुप ए केस में क्या होता है, इन केस वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, द इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर. ठीक है. इट वुड बी सफिशिएंट इफ द मिनिस्टर ऑर्डर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर टेकिंग एक्शन इंसिलरी टू दी, मतलब पहले ही लीड टू द इशू ऑफ चार्ज शीट एट द स्टेज वेयर द पेपर्स आर पुट अप फॉर हिम फॉर इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. आवर फॉर्मल लास्ट में शुड बी ऑब्टेन्ड एट द स्टेज ऑफ पासिंग ऑर्डर. फाइनल ऑर्डर जब पास करता तो लेना ही लेना है. केस हैं रिलेटिंग टू डिसमिसल रिमूवल कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिडक्शन इन रैंक और ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं. होल्डिंग अपॉइंटमेंट ग्रुप ए कोई भी होल्डिंग अ पोस्ट अपॉइंटमेंट टू विच रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी के द्वारा लेना है तो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर. जहाँ पर भी जिनकी पोस्ट के लिए आपको एसीसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ की वो करने के लिए इनके ऊपर ये रिमूवल डिसमिसल या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट देने के लिए आपको एसीसी साथ साथ जो है फाइल भेजनी पड़ती है. अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड फॉर रेफरिंग डिसिप्लिनरी केसेस टू यूपीएससी. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कोई भी नो इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड तो ओरिजिनल केस होता है जहाँ पर ओरिजिनल केस है आपके पास, कोई इंक्वायरी भी होनी है. ओनली द मेमोरेंडम कंटेनिंग द एलिगेशंस जो है एंड द ऑफिशियल रिप्लाई देयर टू शुड बी सेंड टू द कमीशन एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू सेंड अ सेल्फ कंटेन्ड फैक्चुअल नोट एज अ रूल. ठीक है. ठीक है. मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ फैक्चुअल और प्रोसीजरल वो देना है फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ इट. ठीक है. दूसरे में बोलता है फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरिंग ऑफिसर दैट देयर इज नो नीड टू इम्पोज अ मेजर पेनल्टी
there may not be any need for preparing a self-contained note except when it is necessary to clarify factual. ठीक है. और तीसरे केस में when inquiry has been held, the government measurement called for will be necessary for the decision to record a provisional conclusion regarding the penalty to be imposed. ठीक है. Important part ये है आपका that the note should not however discuss the merits of the case and should not record any findings of the charge or express any opinion regarding the penalty to be imposed on the officer. ठीक है. केस अपील या केस में बोला गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन फॉरवर्डिंग कोई भी आप अपील फॉरवर्ड करते हैं टू द कमीशन देयर शुड नॉट बी एनी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस एंड इट शुड हाउएवर बी एंश्योर्ड दैट कमेंट्स ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है दे आर इनवेरिएबली सेंट टू द कमीशन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है आपका. इसके अलावा बोलता है आपका यूपीएससी के लिए कुछ भी भेजते हैं तो वाइल फॉरवर्डिंग डिसिप्लिनरी केस कंसल्टेंट यूपीएससी पेनल्टी टू द कमीशन जो है वो हमेशा एडवाइजरी की है. उनका जो कमीशन का जो फंक्शन है सिर्फ एडवाइजरी है. जैसे वांट टू डिफर विद द एडवाइस मान लीजिए जो दोनों दिवस से डिफर करता है द केस में भी रेफर्ड बैक टू द कमीशन फॉर रिकंसिडरेशन द ओपिनियन ऑफ द डीएस इज बेस्ड ऑन न्यू फैक्ट. तो तब भी आपको जो है यहाँ देना विच बिकेम अवेलेबल आफ्टर द कंसिडरेशन ऑन दिस. तो अब तब भी आपको रवेल रेफरेंस केस टू द यूपीएससी फॉर एडवाइस शुड नॉट प्रपोज टू कमीशन द क्वांटम ऑफ पेनल्टी. ठीक है. अब वो प्रपोज नहीं करनी है. इसके अलावा कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है. इट इज कंप्लीट रेफरेंस इज रिसीव कंप्लीट रेफरेंस देना है इसलिए उन्होंने एक चेकलिस्ट भी बना दिया और इसी की वजह से उन्होंने एक यूपीएससी ने एक वो बनाया है क्या बोलते हैं सिंगल विंडो ऐसा ना ताकि कोई भी वो नहीं होता क्या है कि एक्चुअली इस केसेस में ना आप इन केसेस में क्या होता है कि यूजली क्या होता है इन केसेस में इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द कंप्लीट रेफरेंस जो है नहीं दिया जाता और इसके टाइम ऐसा लग जाता है तो वो नहीं होना चाहिए. 3 महीने कम से कम यूपीएससी को आप टाइम दीजिए. ठीक है. माइनर पेनल्टी के केस में भी और एटलीस्ट 6 महीना टाइम दीजिए मेजर पेनल्टी के केस में. ठीक है. एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया कि कोई भी यूपीएससी को वो भेजे तो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल से नीचे नहीं भेजेंगे. और अगर मान लीजिए वो कुछ परफॉर्म गलती करते तो रिटर्न वार्निंग दे सकते हैं सेक्रेटरी साहब. दूसरे टाइम में उनको माइनर प्रोसीडिंग उन्हीं के खिलाफ चला सकते हैं. इन केस ओकेजनली चार्ज ऑफिसर जो है अप्रोच द कोर्ट टू क्वेश्चन एक बार कोर्ट पहुंच जाते हैं टू क्वेश्चन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड इन सच केसेस जो है कोर्ट गिव डायरेक्शन टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग विद इन अ टाइम लिमिट. ठीक है. इन मैनी केसेस जो है यूपीएससी कंसल्ट करनी पड़ती है तो उसमें क्या करते हैं कमीशन जनरली रिकमेंड कि भाई 3-4 महीने का टाइम दीजिए आप हमें. ठीक है. 200 डेज एडवाइस द एवरेज टाइम टेकन 4-6 महीने है लेकिन हम तब भी जो है 3 महीने में केसेस कर रहे हैं. बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इन सच केसेस इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट स्क्रूटनी ऑफ दिस सिंगल विंडो केस विंडो बना दिया है इन्होंने जहाँ पर जो आप अपना केस लेके आइए अंडर सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए. अब उनसे आगे डिस्कस करेंगे केस को अप्रूव करेंगे अपने पास एडमिट कर लेंगे. डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है disciplinary should not express any opinion or regard the penalty to be imposed on the officer while forwarding disciplinary UPSC. No clear finding is given separately on each article of charge in the required report. Instead, running find वो गलत है. रनिंग में नहीं देना पूरा एक आर्टिकल ऑफ चार्ज के बारे में रिपोर्ट देनी है आपको. देयर हैज बीन कंसीडर्ड डिले ऑन द पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीकिंग द एडवाइस ऑफ द कमीशन रिजल्टिंग इन हार्डशिप. ऑनरेबल कोर्ट ने स्ट्रिक डाउन डिले नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से. इसलिए बोलता है दी कंपेयर थोड़ी टू डिसएग्री. अगर आप कहीं पर यूपीएससी की उससे डिसएग्री करते हो तो रेफरेंस शैल बी मेड टू दी यूओपीटी. इट्स एडवाइस टेकन वहाँ पर लीजिए. द फाइनल डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट विद द एडवाइजर तो रीजन देयर वहाँ पर आपको यूपीएससी को वो करना है क्योंकि जो भी आपके जो केसेस जहाँ पर भी आप यूपीएससी के उससे आप अलग जा रहे हो तो वो यूपीएससी को अपने उसमें देना पड़ता है अपने उसमें क्या नाम है अपना एनुअल रिपोर्ट में. ठीक है. So the opinion of the secretary, अगर मान लीजिए in the opinion of the secretary of the Ministry of Personnel Affairs for disagreement with the advice of the UPSC, the proposal will be placed before the committee of secretaries के पास जाएगा for its consideration. वहाँ से जो है मिनिस्टर thereafter the case will be submitted in minister in charge या फिर प्राइम मिनिस्टर as the case में भी. ठीक है. With the opinion of the committee of secretary in case of appointment however the matter will be placed before the minister in charge prime minister directly. अगर वहाँ पर कहाँ पर in the case of opinion of in cases of appointment however the अपॉइंटमेंट के केसेस में जो है मिनिस्टर विल बी प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्टली इफ द डिसीजन ऑफ द मैटर इन्वॉल्व्स नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन रेफर टू द एसीसी फॉर फाइनल डिसीजन. ठीक है. अनलेस इज द केस रेफर टू एसीसी द रीजन हैव टू बी विदहेल्ड इन द पब्लिक. अगर वो चाहे तो वो रोक सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई नया फैक्ट आ गया तो भी आपको केस जो है रेफर करना है यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड on all disciplinary matters including memorials or petitions including such matter where it is proposed disciplinary authority to disagree with the advice of the UPSC. आप DOPT चाहिए इंडिकेटिंग रीजंस डिसिप्लिनरी केसेस जो ग्रुप ए का है रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. फाइनल डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसएग्रीमेंट विद द एडवाइस ऑफ यूपीएससी वेयर द ऑपरेशन यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का बेस्ड ऑन न्यू फैक्ट्स वो भी रेफर बैक करना है यूपीएससी को. द डिसएग्रीमेंट कॉजेज केसेस जो हैं जो भी वो आप करते हैं वो यूपीएससी अपने अपने उसमें डालती है. presumption of corruption reasonably arises if large accretion of wealth is not satisfactorily accounted for. वो तो है ही. presumption of corruption तो है ही है. appointed regarding the present government disciplinary cases. ठीक है. टैकल करप्शन के लिए सेकंड सीवीसी मतलब करप्शन को टैकल करने के लिए सेकंड कंसल्टेंट सीवीसी में भी डिस्पेंस विद अभी हटा दिया गया है. कंसल्टेंट यूपीएससी इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर इंस्ट्रक्शन. सेकंड से सीधा आप कर सकते हैं सीधे.
कंटिन्यू, ठीक है। डिस्पेंस विद सेकंड से द गवर्नमेंट ने मतलब एक तरीके से जो है ये जो सीवीसी वाला है वो हटा दिया गया है एक तरीके फॉर डीलिंग विद केसेस बिटवीन द सीवीसी। मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। द गवर्नमेंट जो है हैड कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कंसीडर मेजर्स टू बी टेकन टू टैकल करप्शन, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मदद की भाई फास्ट ट्रैकिंग के लिए और कैसे पब्लिसिटी अक्यूज ऑफ करप्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने while considering this TOR the terms of reference also consider certain important recommendations of होता कमेटी ने बोला होता डिसाइड दैट सेकंड स्टेज कंसल्ट विद सीवीसी इन डिसीजन में भी डिस्पेंस विद वो हटा दिया गया। हाउएवर इन दिस केसेस वेयर कंसिडर इज नॉट रिक्वायर्ड एज कंसिडर द सेकंड शुड कंटिन्यू, ठीक है। जहाँ पर यूपीएससी को नहीं भेज रहे हैं वहाँ सीवीसी को जरूर भेज रहे हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी इसके सेकंड स्टेज कंसल्टेशन वुड कंटिन्यू टू बी मेड विद द सीवीसी इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफिसर्स ऑफ द जहाँ पर मेंबर्स ऑफ, तो जहाँ पर भी जो है आप सेकंड स्टेज कंसल्टेशन would continue to be made with the CVC, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रुप ए की बात आती है। Where CVC consultation is required shall not be referred to CVC for the second cycle। देखते थे वो कह रहे हैं कि दोनों को क्यों भेज रहे हो आप, एक तरीके यही है आपका। टाइमली पेमेंट होनी चाहिए सब्सिडेंस अलाउंस की, एकदम रिकमेंडेशन ऑफ द होता कमेटी, ठीक है आपका। देन वी हैव once a regular hearing is department present to be continued on day-to-day basis, regular hearing where any of the witnesses in department committee is the required servant and the appearing for the CVC, तो उनको TADA मिलेगा, ठीक है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द CVC देगी उनको। विद द पेनल्टी प्रोसीडिंग विद इन 18 मंथ्स में कंप्लीट करनी है आपको। एक कॉपी ऑफ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज अलॉन्ग विद इम्पुटेशन इन सपोर्ट ऑफ लिस्ट विटनेस डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है ही। केस 70 फॉर जाता तो सब कुछ सारी चीज़ें जो आप यूपी भेजते हैं वहीं सब कुछ भेजना है, ठीक है। ओके कुछ आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सा ये दे रखा है आपको, कुछ FAQs हैं, कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर चार्ज ऑफिसर टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ऑन अ चार्ज शीट। टाइम लिमिट फॉर चार्ज ऑफिसर शुरू में कितना 15-15-45 दिन है ना आपके पास। 15 दिन शुरू में देते हैं, 15 दिन दोबारा से एक्सीड कर सकते हैं, और ओवर लिमिट जो 45 डेज नहीं होना चाहिए। गुड। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स क्लेम्ड बाय चार्ज ऑफिसर ड्यूरिंग इंक्वायरी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोड्यूसिंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स क्लेम्ड बाय चार्ज ऑफिसर। डॉक्यूमेंट्स क्लेम्ड बाय चार्ज ऑफिसर अगर पहले वाले में किया है तो वो 3 दिन मतलब था ना, लास्ट 27 डेज तक कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम था, उसे 3 दिन पहले पहले कर देना है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट्स इशू नॉन वैलिडिटी सर्टिफिकेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। For further for producing the documents or issue of non-availability certificate, हाँ अच्छा, what is the timeline for producing and requisite documents claimed by charge of during inquiry। तो 1 महीने का टाइम है उसके पास, ठीक है। What is the time period of the presenting officer to produce the evidence by which he proposed to prove the article of charge if the government servant fails to appear within the time। कितने में करना है? What is the time period for presenting officer के पास कितना टाइम है? कितना टाइम है? 30 दिन के अंदर अंदर, ओके। हाँ, फेल्स टू अपीयर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो है कर देना है प्रपोज। तो ओके 30 दिन। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग हिज डिफेंस in 5 days। What is the time period for inspecting the documents produced by presenting officer for the purpose of preparing his defense in 5 days of the order issued by the which can be further extended for not exceeding 5 days। 5 दिन का टाइम मिल जाएगा उनके पास। What is the time period for the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the article of charges। Government servant fails to appear within the specified time limit। 30 दिन के अंदर करना है और 5 दिन का टाइम मिलेगा। What is the notice period for production of any documents। What is the notice period? Okay, notice period कितना है? Notice period for production of any document which are in possession of government but not mentioned in the list। So I'm going to allow 10 days, 10 days का 2 बार टाइम दिया है। What is the time limit for adjournment before the closure of the case not in the list given the charge of recall re-examine case। 3 clear days के अंदर अंदर आपको करना है adjournment के बाद। What is the time limit for completing the inquiry। 6 महीने है, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने है, ठीक है। तो जो है विद इन 6 मंथ्स दोबारा से एडिशनल नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स टाइम में सफिशिएंट गुड रीजन से 6 months date of receipt of appointment and additional time in writing, ठीक है। whether time of 6 months decided by notification this is also applicable to cases where inquiring authority was appointed before। yes भी है। what is the time for furnishing a written represented by charge on the advice of UP। 15 days के अंदर अंदर करना है उसको। it is the 15 days from the receipt of the copy of advice of UPSC by the charge officer। what is the time limit for sending proposal to CVC for first stage। 1 महीने के अंदर दे सकता है आपका।
What is the time limit for to put up the case of disciplinary authority after receipt of the first stage advice of the CVC for taking advice? Month. What is the time limit to issue a charge sheet to once a decision is taken by the decision to initiate authority in a week? What is the time limit to issue a charge sheet to charged officer once a decision is taken by the decision? Charge sheet should be issued to charged officer within a week. What is the time limit for seeking representation of charged officer on inquiry? ओके, इतने सारे टाइम लिमिट हो गई हैं. What is the time limit to issue a charge sheet to charged officer once a decision is taken by the disciplinary authority to initiate once? What is the charge sheet to charged officer? एक वीक के अंदर तक करना है. What is the time limit for seeking representation of charged officer on inquiry report and disagreement of decision authority? Now, what is the time limit for seeking representation of a charged officer on inquiry report and disagreement of में कर सकते हैं. What is the time limit for seeking second state advice? CVC within 1 month. What is the time limit for major penalty proceedings? Total 18 months. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये रूल नंबर 14 जो है पूरा होता है. ओके, इसमें 2 मिनट का टाइम मैं और देना चाहूँगा थोड़ा सा इसके अंदर. देखिए, कोई भी जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो डिसाइड टू होल्ड द मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, तो इसमें क्या करें, अप्रूवल ऑफ चार्ज शीट लेगा. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज़ टू अप्रूव द चार्ज शीट. उसने कर दिया सिग्नेचर ऑन द चार्ज शीट. If the president is the disciplinary authority, an officer authorized under this 77 of the constitution to authenticate on behalf of this have a disciplinary authority other than president, the decision itself sign the charge sheet. ठीक है. फिर बोलता है चार्ज शीट आ गया. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल डिलीवर अ कॉपी ऑफ दिस चार्ज शीट टू दी चार्ज शीट, द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विटनेस एंड ईच आर्टिकल चार्जेस जो भी हैं वो देगा. रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उनको बोलेगा ऑन रिसीट ऑफ आर्टिकल. गवर्नमेंट सर्वेंट जो है विद इन 15 डेज के अंदर अंदर अपने एक्सटेंडेबल फॉर 15 45 डेज टोटल लगता है. ठीक है, अगर वो सारे चार्जेस एडमिट कर लेता है तो अपने डीए जो भी है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से सारी फाइंडिंग्स को अपने रिकॉर्ड कर लेंगे अपने. ठीक है. दूसरे केस में बोलता है कि अगर मान लीजिए वो चार्जेस हैव नॉट बीन एडेड एंड डीए हैज एक्सेप्टेड द रिप्लाई. अगर मान लीजिए चार्जेस जो है वो एडमिट नहीं है बट द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डीए जो है एक्सेप्टेड द रिप्लाई, उन्होंने चार्जेस जो इन्होंने एडमिट कर दिए उनको ड्रॉप कर देंगे. यहाँ पर इधर डज नॉट एडमिट द चार्ज या फिर जो है अपना डज नॉट सबमिट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो उसमें क्या करेगा, डीए जो है मे इटसेल्फ इंक्वायर इनटू अथॉरिटी या फिर इंक्वायरिंग अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपनी तरफ से बना देगा. गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास टाइम होगा to appear before that inquiring authority within 10 days specified in the within such 10 days not exceeding 10 days. Again, defense assistant जो है गवर्नमेंट सर्वेंट may take the assistance of a different गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट लीगल पिटिशन ओनली प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज लीगल पिटिशन भी अलाउ कर देंगे प्रोसीडिंग जो है बिफोर दी इंक्वायरिंग अथॉरिटी. आई शैल आस्क द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर ही इज गिल्टी या फिर प्लीड्स गिल्टी. आई शैल रिकॉर्ड हिज सिग्नेचर फाइंडिंग एंड रिकॉर्ड जो भी होगा उसका. इफ गवर्नमेंट से फेल हो जाता है विदिन अ टाइम स्पेसिफाइड और रिफ्यूज टू ऑमिट प्लीड, तो पीओ जो है produce the evidence by which he proposed to prove the charges. This case, inquiring authority shall adjourn the cases to not exceeding 30 days after recording the an order की इंस्पेक्टर कर सकता है 5 दिन दोबारा एक्सटेंड कर सकता है. लिस्ट ऑफ विटनेस टू बी एग्जामिन्ड और गिव ए नोटिस ऑफ 10 डेज. अगर वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स, तो 5 दिन किसके लिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास पहले से हैं, और लिस्ट ऑफ नोटिस देगा, गिव ए नोटिस विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर नॉट एक्सीडिंग 10 डेज. अगर जैसे वो बताएगा कि टू फॉर डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद आर इन पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसको 30 डेज अपने तरफ से टाइम देगा. रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट से प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी फॉरवर्ड टू कंसर्न अथॉरिटी. वो रिफ्यूज कर सकते हैं जैसे भी 30 डेज का इनके पास टाइम होता है. उसके बाद जो है प्रोडक्शन अथॉरिटी हैविंग द कस्टडी अपने तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा तो उसको मना कर देगी वो, तो जो कुछ भी उनको बता दिया जाएगा. इंक्वायरी स्टेज पे ऑन द डेट ऑफ फिक्स डेट फॉर इंक्वायरी लिस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है बाय द पीओ जिनको 1 महीने का टाइम दिया गया है मे बी क्रॉस एग्जामिन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट. डिफेंस असिस्टेंट पीओ जो है शैल बी एंटाइटल्ड टू री एग्जामिन द विटनेस कर लेगा अपनी तरफ से. फिर before closing the case on the behalf of department disciplinary authority या फिर जो पीओ आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर may be allowed to produce new evidence. ठीक है. कॉल फॉर न्यू एविडेंस और री-एग्जामिन एनी विटनेस इन मे हैव अ कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ न्यू एविडेंस. तो ये जो है अर्जेंट कर देगा 3 क्लियर डेज के लिए. अब गवर्नमेंट को भी कॉपी दे देंगे सबको टू प्रोड्यूस न्यू एविडेंस इन दिस. तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कि आफ्टर द केस इज क्लोज ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल गिव अ रिक्वायर्ड इट इज डिफेंस ओरली और इन राइटिंग. ठीक है. उसके बाद क्या होगा आपका
इंक्वायरी जो है द गवर्नमेंट सर्वेंट मे एग्जामिन हिमसेल्फ इन ऑन बिहाफ रेफर्स द विटनेस जो है प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी देन बी एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन बाय पीओ। तो इसके बाद आई जो इंक्वायरी में थोड़े क्वेश्चन और उनको कुछ लगता है वो पूछ लेगी अपनी तरफ से। फिर वेयर आई डिसाइड टू टेक रिटन ब्रीफ या पीओ may first submit its written and a copy of thereof must be made available with the government servant thereafter may file its written brief submission of report after conclusion of the proceedings IA जो है to prepare a report which shall be forwarded to DA। तो इसके बाद I shall conclude the inquiry within 6 months not extended by 6 months again। और डिसिप्लिनरी केस में 18 मंथ्स का है। एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है, डीए जो है आफ्टर द रीजन रिकॉर्डेड रिमिट द केस, उनके ऊपर डिपेंड करता है फर्दर इंक्वायरी के लिए। ऑन टेंटेटिव रीजन डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो यूपीएससी से वो कर लेंगे, ठीक है। इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर रिटर्न उसके लिए फिर 15 जब लास्ट में जो डी शेल फॉरवर्ड कॉपी वो जो भेजेंगे उसके बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 15 दिन का टाइम होता है रिप्रेजेंटेशन देने। और यूपीएससी से कंसल्ट करनी है शेल फॉरवर्ड कॉपी टू शेल फॉरवर्ड टू यूपीएससी आई रिपोर्ट प्लस डिसएग्रीमेंट इफ एनी then जो भी disciplinary authority comments on the government servant representative plus disagreement note if any वहाँ भेज देगा। यूपीएससी एडवाइस हैज टू फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट सर्वेंट विदिन 15 डेज आ जाएगा। इफ इज रिप्लाई विदिन 15 कैन इम्पोज पेनल्टी जो है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नॉट नेसेसरी डे टू अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट मेक कोई जरूरत नहीं है। कैन इम्पोज पेनल्टी फ्रॉम जस्टिस नॉट नेसेसरी फॉर डे टू अफोर्ड अपॉर्चुनिटी यूपीएससी के वहाँ से आने के बाद उसको रिप्रेजेंटेशन करेगी, कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रूल नंबर 14 जो है कवर होता है, ठीक है। राइट, विद दिस थैंक यू सो मच एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द वीडियोस, रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे जो रूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।